ये वाली बात जब सुनी तब मुझे लगा यार आज तो पूरी टीम खत्म हो जाए। तब ऊपर वाले से एक प्रार्थना करी, मुझे सिर्फ इतना जिंदा रख। 72 घंटे से भी ज़्यादा का समय हो गया था। हम एक बट्टी पिया, एक पार्ले जी वाले बिस्कुट के पैकेट थे, आधा बिस्कुट का पैकेट खाया था, आधा तो बैलेंस में से। बड़ी मुश्किल से माइक लेकर के मैं ऐसे खड़ा हुआ, मेरे हाथ कांप रहे, पैर कांप रहे हैं, और मैं इतना ही शब्द कह पाया कि आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। लगे पाकिस्तान का जो जनरल था परवेज मुशर्रफ, जिसने मरते टाइम कबूला, उससे पहले कभी कबूल नहीं किया कि हम हमारी फौज थी। तो दोस्तों, आज का जो दिन है ना, आज का दिन बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस दिन है, दिवस है कई मायनों में। एक तो आज मकर संक्रांति है, तो आप सब लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरा, आज वेटरन्स डे हम मना रहे हैं, जहाँ पे हम आदर करते हैं, सम्मानित करते हैं जो हमारे फौजी हैं, जो रिटायर हो गए हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया देश की सेवा में, उनको हम सम्मानित करते हैं वेटरन्स डे मनाकर। और आज के दिन, वेटरन्स डे के दिन, हमारे पास भारत का एक ऐसा सपूत बैठा है, एक ऐसा वेटरन बैठा है यहाँ पर, जो सबसे महान है, जिनको परमवीर चक्र मिला हुआ है। तो मैं वेलकम करना चाहूँगा परमवीर चक्र मेजर सूबेदार ऑनररी कैप्टन श्री योगेंद्र सिंह जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो मेरा आपसे पहला सवाल है कि भारत के एक छोटे से गांव से आप आते हैं, और उस छोटे से गांव से निकलकर भारत का एक सपूत परमवीर चक्र तक पहुंच गया। ये जर्नी कैसे हुई, ये आप कुछ इस जर्नी के बारे में बताएं हमको। बिल्कुल। सबसे पहले तो आज मकर संक्रांति की समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और दक्षिण में आज पोंगल का पर्व है, तो पोंगल की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और ये देश भारत गाँव में बसता है। भारत की जो आत्मा है वो गाँव, गाँव में संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों का वो संगम है, जहाँ से एक इंसानियत की ताकत उसको एक इंसान बनाने के लिए मिलती है। हम जीवन को किस तरह से जी पाए, एक समर्पण, त्याग की जो भावना है, उन खेत खलियानों से मिलती है। मैं ऐसे ही एक छोटे से गांव, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश, औरंगाबाद अहीर, तो एक किसान और जवान का बेटा था। मैंने बाल्यावस्था में देखा कि एक किसान किस तरह से मौसम की मार, कभी बरसात है, कभी ओले हैं, कभी सूखा पड़ा है, लेकिन फिर इन सब परिस्थितियों से लड़ता है, संघर्ष करता है, लेकिन अपनी उस खेती को बोना नहीं छोड़ता है। ऐसा नहीं सोचता है कि यार की बार बारिश ज्यादा हो गई, फसल नष्ट हो गई, कुछ नहीं बचता, कुछ नहीं मिलता, तो अब खेत को वापस तैयार नहीं करूंगा, या वापस इसमें कुछ बीज नहीं डालूंगा। तो फिर भी संघर्ष करता है। तो वहीं से सीखा, देखा, समझा कि ये लोग दिन रात मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, और अपनी आत्मा को इन खेतों में झोंक देते हैं। तो गांव में बड़े बुजुर्ग लोग कहते थे, बोला अगर खेत भी आपसे उतनी मोहब्बत करता है जितनी आप खेत से मोहब्बत करते हैं। बोला जब हम खेत को रोज रोज देखने के लिए जाते हैं, अपनी फसलों को देखने लगते हैं, उस फसल का कलर चेंज हो जाता है, उसकी रूमानी चेंज हो जाती है। और एक बार अगर हमने उसमें बीज डाल दिया, पौधे उगाए, और हम बस 2 महीने में, 1 महीने में, कभी तो एक बार के लिए जा रहे हैं, उस फसल की रूहानी खत्म हो जाती। तो एक लगाव की भावना भी वहां से हुई। फिर पिता फौजी थे, तो वो अब सभी पिताएं शायद ऐसे होते होंगे कि अपने बच्चों को तो शायद वो खून खराबे वाली बात ना बताएं, लेकिन अपने दोस्तों को बड़े गर्व के साथ बताते हैं, अरे हमने ये किया था, हमने वो किया था, तुम
तुम्हें क्या पता है? तो गाँव की परंपराएं होती थी कि शाम के वक्त वो हुक्का पिया करते थे गाँव में। हुक्का पीना उनका मकसद नहीं था, मकसद था शायद कि 2 घड़ी बैठ कर के आपस में संवाद करना, दिन की चर्चाएं करना, कल क्या करेंगे, हमने आज क्या किया है, इसके बारे में जब बात करते हैं तो बहुत सारा जो काम की थकावट होती है वो बातों बातों में हंस खिला कर निकल जाती है। आज तो कोई ऐसा करता नहीं, इसलिए आज तनाव, समय इसको बदल गया है। समय बदल गया। तो वो बैठ कर के आपस में अपने बचपन की बातें उनको एक दूसरे को शेयर किया करते थे। तो बच्चे थे हम, मेरा काम था कि उनका जो हुक्के की चिलम थी उसको भरना, उसमें आग डालना, थोड़ी देर बैठ जाते थे, पढ़ते रहते थे ऐसे साइड। वो 65 और 71 के युद्धों की दास्तान बताया करते थे। अरे मैंने ये किया था, हम वहां तक पहुंच गए थे, लाहौर तक चले गए। जब लाहौर तक हमारी फौज पहुंची थी तो पाकिस्तानियों ने अपने नलकूप के अंदर जहर डाल दिया था ताकि हिंदुस्तानी फौज यहाँ हमारे नलकूप का पानी पिए और वो मर जाए। बोला बहुत साथी साथी हमारे उस पानी को पी करके शहीद भी हुए। तो रोज 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 हुई कहानी। जब हम किसी चीज को बार 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 सुनते हैं तो कहीं ना कहीं एक भाव जागृत होता है। कहीं जब बच्चे होते हैं तो उनको बड़ी शंकाएं भी होती हैं। बोलते थे कि खाना नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता, सोना नहीं मिलता है और दिन रात हमें काम पे लगा होना होता है। तो बच्चे से सोचते थे बिना खाना खाए, बिना पानी पिए, बिना सोए कैसे काम करते हो? पिताजी कहीं झूठ तो नहीं बोलते? बोले हम तो अगर एक वक्त का खाना ना मिला है तो चिल्ला चिल्ला करके मम्मी को परेशान कर, और ये बोलते हैं कि नहीं। फिर वहीं से एक भाव जागृत हुए कि इन परिस्थितियों को जीना है, उन परिस्थितियों को देखना है, फौजी बनना है। और फौजी क्यों बनना है? युद्ध लड़ना। जब ये भाव एक अंतर मन में पैदा हुए, फिर इन भावों को जीने लगे। जैसे हम कोई जब कोर्स या कुछ डिप्लोमा कर लेते हैं, हम हमारे जो सपने होते हैं उन सपनों को हम देखने लगते हैं। इतना बड़ा ऑफिस होगा, ये होगा, मैं इस तरह से जो है इतने लोगों के ऊपर कमांड कर रहा हूँ। तो उस समय मैं सपनों को सिर्फ ऐसे जीता था कि अब मैं फौजी हूँ, हाथ में बंदूक है और युद्ध के क्षेत्र और लड़ रहा हूँ। रोज रोज इस सपने को जीता रहा। और सच में जब हम सपनों को जीने की बात करते हैं तो जिया तो हृदय से जाता, आत्मा से जाता है, सोल से जाता है। और वो हृदय, वो सोल, वो आत्मा तो परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु का अंश है। और अगर परमात्मा हमारे उस सपनों में शामिल हो गया तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं कि हमें उन सपनों को साकार होने से पूरा रोक सके। कोई नहीं रोक सकता। जीते रहे, बढ़ते रहे, पढ़ते रहे, खेत खलियानों में काम करते रहे। 11th पास किया, मैं 10th में था तब मेरा भाई फौज में भर्ती हो गया। फिर 11th मैंने पास किया तो वो छुट्टी आया था, तो मैं 12th में आया ही था, 1-2 महीने अभी कॉलेज गए थे स्कूल। सितंबर अक्टूबर का महीना, सितंबर के आसपास उसने बोला फौज की भर्ती निकली हुई है, फौज में देख लेगा। मैं यार पहले अभी 12th कर लेता हूँ, उसके बाद जाऊंगा, जब देखेंगे बात। माँ बच्चे की हर एक कमजोरी और ताकत को समझती है। बिल्कुल। माँ ने बोला कि इसको भी मत भेजो, ये जाती बढ़ती हो जाएगा। पिताजी और भाई बोलते हैं कि बोला नहीं, इसके लिए क्या अलग से वैकेंसी सरकार ने दी है, और जो जाते भर्ती हो जाएगा। बोला मैं 4-4 भर्ती देखा हूँ, तब भर्ती हो जाता, अभी तो ये कैसे इतनी जल्दी हो जाएगा? आपके भाई किस उम्र में गए थे? वो 20-21 साल में। 20-21 साल। मैं बोले, उन्होंने जबरदस्ती करने लगे, जा एक भर्ती थी। मैं भर्ती देखने के लिए गया, पहली बार में ही फिजिकल पास कर लिया, मेडिकल पास हो गया, फिटिंग पास हो गया। माँ बोलती है बेटा, मैंने कहा ये चला गया। और सर आप 16 साल के थे? मैं मात्र 16.5 साल। 16.5 साल के जब आपने भारतीय सेना में
हाँ, कदम रख दिया था। बस जब गया तो सपने जो आप देखते हो और जब उनकी मंजिल जब करीब होती है तो एक आनंद की खुशी अलग होती है। और जिस चीज को देख रहा था आज वो पूर्ण हो रहा, पहले ही सीढ़ी चढ़ चुका था। फौज में गया, ट्रेनिंग शुरू हुई फौज की। फौज की ट्रेनिंग तो आग की तप्त भट्टी है। आग जलाती नहीं, पिघलाती भी है, क्योंकि वहाँ सिविलियंस बच्चे को एक फौजी के रूप में तैयार करना होता है। तो उस ट्रेनिंग की आग की भट्टी में इतना तपन दिया जाता है, तपिश कराई जाती है, ताकि उनकी भाव और भावनाएं एक फौजी के रूप में परिवर्तित हो जाए, उनमें कूट कूट करके राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र भक्ति की भावना हो जाए। 9 महीने ही इसलिए क्योंकि ये हमारे शास्त्र और हमारी संस्कृति में है कि जिस तरह से 9 महीने का गर्भ एक पूर्ण गर्भ माना जाता है, एक स्वस्थ बच्चा जिस तरह से गर्भ से जन्म लेता है, वैसे ही 9 महीने में एक सिविलियंस, एक पूर्ण फौजी के रूप में बाहर एक दूसरा अक्षर उसका होता है। क्योंकि जब वो वर्दी पहनता है तो वो वर्दी कोई मामूली कपड़ा नहीं है, वो लाखों करोड़ों सैनिकों की खून से पावन और पुनीत वो वर्दी है। तिरंगे की आन बान और शान वो वर्दी है। सर आपका 140 जो करोड़ हिंदुस्तानियों का विश्वास और भरोसा वो वर्दी है। जो आपका सैनिक के जीवन है, आई थिंक उसके बारे में तो हमें बात करनी ही है, क्योंकि वो इतना लोग एक्साइटेड हैं आपसे, आपके बारे में जानने के लिए कि हम करेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा रोल बैक करेंगे। जी। हम पहले आपके बचपन के बारे में जानना चाहेंगे। तो बचपन आपका कैसा निकला? आप लोग कितने भाई बहन थे? सबसे शरारती कौन था? सबसे ज्यादा माँ को कौन परेशान करता था? तो ये सब बातें जरा हम हाँ, समझना बिल्कुल। चाहेंगे। हम 3 भाई हैं और एक बड़ा भाई, एक मुझसे छोटा है, मैं बीच का। बड़ा भाई मेहनती बहुत है। सबसे नखरे वाला और नटखट मुझे ही कहा जाता है। मैं जिद्दी किस्म का, और जिस चीज की जिद कर लिया उसको जब तक पूर्ण न कर पाऊं तब तक जो है मैं बैठते नहीं थे। बैठता हूं। और जो मैंने बुक लिखी है हीरो ऑफ टाइगर हिल, उसमें विस्तार से उन चीजों के बारे में मैंने बताया कि किस किस चीज की जिद करी है, और जब जिद करी तो उसको पूर्ण भी किया, चाहे उसके लिए 10 दिन खाना भी छोड़ना पड़ा तो छोड़ दिया। घर वालों ने कितना ही बजाया, कितने डंडे तोड़े होंगे, लेकिन हंसते हुए उन डंडों की मार को सहता रहा। कोई एग्जाम्पल बताइए सर। हाँ? कोई एग्जाम्पल आपकी जिद का, हाँ, बचपन का? ये बचपन का, क्योंकि एक जैसी संगत होती है वैसी रंगत होती है। बचपन में संगत का असर हुआ कि बीड़ी पीना शुरू कर दिया। 9th क्लास में भाई ने देख लिया बीड़ी पी रहा है, उसने पीटना शुरू किया। ये गलती आदत है, बुरी आदत है, अभी से भी स्मोकिंग करना है। बस उन्होंने वो बीड़ी का मंडल तोड़ करके फेंक दिया। मैंने कहा मुझे बीड़ी चाहिए। अच्छा। और बीड़ी नहीं, 10 दिन खाना नहीं खाया। पूरा मोहल्ला जो है हाथ जोड़ करके परेशान हो गया, तो खाना खा, सब बोलने लगे मर जाएगा। नहीं, मरूंगा नहीं, इतना तो भरोसा है, मरूंगा नहीं। मई और जून का महीना, तो गर्मी तो बहुत पड़ती है, तब भी रजाई ओढ़ करके सोता रहा, लेटा रहा चारपाई में। फिर वो काफी परेशान हो गई, बोला यार ऐसे नहीं मानेगा। फिर उन्होंने फिर बजाना शुरू किया, पहले समझाना शुरू किया, फिर पीटा उन्होंने, बहुत पीटा। फिर मन में आया चल भाग ले यार, ऐसे तो पिटता पिटता तेरे को ये मारे नहीं। ऐसे चल भाग ले यहाँ से। मैं भागने लगा, 10-12 किलोमीटर भागा भी, लेकिन फिर पेट में दर्द होने लगा। फिर मैं जाने खेत में एक बाग आम का बगीचा था, उसमें जाकर के लेट गया। फिर उन्होंने फिर पकड़ा, फिर उन्होंने थोड़ा बहुत पिटाई कर फिर घर लेके आए। तो वो बड़ा सीन मुझे याद आता है कि जब मैं घर से भागने लगा तो उस समय ये गेहूं की फसल की कटाई चल रही थी, तो गांव तो पूरा खेतों में ही था, और उधर हमारी एक गंगा नहर बहती थी, उसकी तरफ मैं भागा था। इनको लगा कि नहर में जाकर के कूदेगा। मैं नहर में क्यों कूदूंगा, मेरे पास तैरना नहीं आता।
उन्होंने शोर मचाया, अरे हमारे लड़के को पकड़ो रे पकड़ो। तो ऐसे जैसे कोई चोर आगे आगे भाग रहा हो और पूरी भीड़ उसके पीछे भाग रही हो। 150 आदमी मेरे पीछे पीछे भाग रहे, मैं आगे आगे भाग रहा हूँ। फिर वो नहर के पटरी पहुंचा, वहां से पटरी पटरी घूम गया। तो वो हुआ, फिर लेके आए घर, खाना खा ले, नहीं खाओ, बीड़ी पिलाओ, खाना खा, नहीं खाएगा, फिर पीटा, जबरदस्ती करने लगे, नहीं। फिर 2 दिन के बाद पिताजी का दोस्त थी पुलिस में, वो बोले चल तू मेरे घर चल, मैं तुझे बीड़ी पिलाऊं। उसके घर गया हूँ तो बोले चल खाना खा। मगर खाना तो हमारे घर में भी, हमारे घर में नहीं, खाना तो हमारे घर में भी। बोला फिर मरने की जो है उस पे है क्या? मैं मरूंगा नहीं, फिर बीड़ी पिलाओ। उसने बीड़ी पिलाई, वो टूटी कसम, बोला खाना खा, मैं खाना मैं अपने घर खाऊं। मुझे मालूम था कि सब पूरा परिवार मुझसे बहुत नाराज है, बहुत गुस्से। तो उनको, उनके गुस्से को दूर करने का भी मुझे पता था कि कैसे दूर होगा। सुबह में 4 बजे उठा तो वो गोबर का ढेर लगा होता है, बहुत पशु थे, तो इसको खेतों में डालना है, चलो पहले काम कर। सुबह उठ करके वो बैलगाड़ी थी उसमें भरा, खेतों में डालने लगा। 2 चक्कर लगा के आया, तीसरे चक्कर पे पिताजी माता जी से कहते हैं इसको रोटी दे दे। माता जी आई, बोला रोटी खाएगा? मगर बिल्कुल खाऊंगा, काम नहीं कर रहा था। हाँ? तो वहां से धीरे धीरे उनकी नाराजगी, बोला काम तो करता है, वो नाराजगी खत्म होती, ये जीत थी। और शायद यही जीत थी कि जो टाइगर हिल पर वो गोली मारता रहा और मैं सहता रहा, मगर तुझे इतनी मारनी है तो मारता रहे, लेकिन मरूंगा नहीं। सही बात। तो ये शरारती था मैं, और इस शरारत की वजह से बहुत पिटाई भी हुई, लेकिन आज, उस समय लगता था पिटाई हुई, लेकिन आज लगता है कि वो पिटाई नहीं, ये एक जीवन की ट्रेनिंग थी, जो एक शारीरिक रूप से के साथ साथ मानसिक रूप को जो है स्ट्रेंथ बढ़ाती रही। और नहीं तो आज थोड़ा सा भी कुछ होता है तो दर्द होता है, उस समय डंडे पड़ रहे थे तो तब उस डंडे से जब दर्द नहीं हुआ तो इन गोलियों से दर्द क्या होना था। ठीक है, तो वो कई जगह वहां एक लड़ाई के अंदर वो काम आई, वो पिटाई। एक फिर ट्रेनिंग में बहुत पिटाई जो है वो वहाँ भी कामयाब हुई, क्योंकि वहाँ बड़ा पनिशमेंट दिया जाता। अच्छा। ट्रेनिंग के अंदर, और ट्रेनिंग में इंडिविजुअल, फौज में इंडिविजुअल पनिशमेंट नहीं है, कलेक्टिव है। गलती आप करोगे तो पूरा समूह उसका जो है पनिशमेंट होगा। तो वहाँ आपकी ट्रेनिंग कहाँ हुई सर? जबलपुर में हुई थी। जबलपुर। हाँ, तो वहाँ ट्रेनिंग में कई बार पनिशमेंट मिला। तो फायरिंग में जब कभी हम जाते थे, फायरिंग में तो ग्रुपिंग फायर होता था एक, तो उसमें 5 गोली दिया जाता था, पांचों की एक जगह लगनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर के अंदर। 4 तो लग जाती थी, लेकिन 5 भी कहीं ना कहीं इधर उधर हो जाती। फिर वो जो इंस्ट्रक्टर था तो वो डंडा मारता था, हम हंसते थे, तो डंडे से असर नहीं पड़ता था। फिर उसने क्या किया, हम किया, केबल काट ली। अच्छा। 2.5 mm की केबल, और जब मारता था ना, तब तो लगता है यार कुछ लगा है। पूरी चमड़ी जो है ऐसे 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 इतने मोटे मोटे। फिर लेकिन जब कलेक्टिव हो रहा होता ना, तो वो महसूस नहीं होता। फिर शाम को जब नहाते, अरे देख रहे मेरी कमर पे, देखना कितने लील पड़ रहे। बोला अरे तेरे पे क्या पड़ रहे, मेरे पे देख। हाँ? तो वो एक इतनी सहन शक्ति पैदा कर देती है ये ट्रेनिंग्स, और ये तमाम जो पनिशमेंट हम जब घर में भी खाते हैं या कहीं, तो हम कितनी बड़ी से बड़ी कठिनाई जब आती है ना, उसको आराम से जिए। आज क्या हो रहा है कि आज हमने कभी जीवन में पनिशमेंट खाए, पनिशमेंट देखा ही, तो हमारी जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो इतनी वीक हो चुकी है कि थोड़ा सा भी जब कभी परेशानी आती है, तभी हम इतने अंदर से टूटने लगते हैं, सोचते हैं जीवन बेकार। और इसीलिए आज का युवा बहुत जल्दी सुसाइड करता है, क्योंकि उसको झेलने की ताकत ही नहीं है। हमें
मानसिक बीमारियां वो भी मानसिक बढ़ रही हैं। वो भी बढ़ रही हैं। वो इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि हम कभी इतना फिजिकल वर्क, फिजिकल ये चीजें नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारी मेंटल स्ट्रेंथ और कम होती है। सर वो पहला दिन कैसा था ट्रेनिंग पे? पहला दिन बड़ा अद्भुत था। जिस दिन हम गए तो 21 लड़के थे जो मेरठ से भर्ती होकर के गए थे। वहाँ पहुँचे, पहुँचते ही बोला कहाँ से आए? बोला मेरठ से। अरे इनके पास तो 315 के कट्टे हैं क्योंकि मेरठ बदनाम था। अभी भी है कुछ हद तक। लेकिन अब नहीं है। और मेरठ बदनाम तो अंग्रेजों ने किया क्योंकि 10 मई 1857 को पहली क्रांति मेरठ से शुरू हुई। जी। तो उनको लगता था अंग्रेजों को कि यार मेरठ ही क्रांति की वो जगह है। तो आज भी लोगों को लगता है यार ये क्रांतिकारी लोग कुछ ना कुछ रखते हो। उन्होंने जाते ही बोला अपना सूटकेस बिस्तर खोलिए, कट्टे चेक करने। अरे मैं सर हमारे पास कुछ नहीं, हम कट्टे चलाने होते तो फौज में थोड़ी आते। सही बात है। तो नहीं बोला चेक करना, वो चेक किया। सुबह का वक्त था, फिर डॉक्यूमेंटेशन जो वहाँ थे वो हुआ, डॉक्यूमेंटेशन पूरा करके बोला शाम को टाइम बार्बर शॉप पे ऐसे लाइन लग। बोला यहाँ क्या होगा? बोला कटिंग। और वो जो बार्बर था उसने बोला कि आज किसी किसी के होता ना, किसी को शौक होता है बाल बड़े लंबे लंबे करने। बोला भाई आज ऐसे हाथ मार ले बालों में, जब तक फौज में नौकरी करेगा तुझे इतने से बड़ा यहाँ पे बाल नहीं। उसने लगा तो ऐसे बाउंड्री से खींचता था, यहाँ से रख करके ऐसे बाउंड्री खींची और इधर से पूरे बाल सबके एक दूसरे को देख कर इतने हंसे, बहुत हंसे। सुबह का अगले दिन ट्रेनिंग का दिन था, तो नए नए लड़के थे, तो सब में बड़ा वो होता है ना, एक्साइटेड थे। किसी किसी की दाढ़ी जब आई थी, कोई शेविंग क्रीम है, तो हमारा वही टेबल हमारा बक्सा ही होता है। चारपाई भी बहुत कम होती थी फौज में, तो आगे बक्सा, पीछे ऐसे जमीन पर कंबल और उसी को बिस्तर हमारा नीचे होता। उठे सुबह आराम से उठे तसल्ली से, अरे ट्रेनिंग में जाएंगे, बहुत टाइम है, 6 बजे का। आराम से उठे हम 5 बजे। वो जो हमारा उस्ताद था वो देख रहा है हमें, हाँ, बड़े आराम आराम से उठ रहे हैं जैसे ये कहीं गेस्ट हो। उसने कुछ फिर कुछ लगे आराम से शेविंग क्रीम लगा करके दाढ़ी बना रहे हैं शीशे, कोई ब्रश कर रहा है। अच्छा वो देखता रहा। सही 15 मिनट पहले उसने बोला, अगले 2 मिनट के बाद मुझे शस्त्रागार पर फिर भगदड़ मची, किसी ने ब्रश किया, मुंह धोया नहीं धोया, भागे वहां से। वहां शस्त्रागार पे होकर शस्त्र निकाल, हथियार निकाल, वहां टाइम लग गया। वहां से हमें पीटी में पीटी का दिन, वहां पहुंचे तो पीटी फॉलन हो चुके और मार चुके। जो पीटी इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने देखा, अरे ये कौन सा कोर्स है, कौन सी कंपनी? 173 वाला। जैसे ही ग्राउंड खाली हुआ और हमें ग्राउंड में अंदर कर दिया, और उनके पीटी वालों के पास डंडे नहीं होते, रस्सी उन्होंने रस्सी फोल्ड करी, बोला फेंटूल शुरू। अब फेंटूल का हमें पता नहीं था क्या होता है फेंटूल जी। बोले ऐसे बैठो कलामुंडी काटो। अच्छा, जैसे कलामुंडी तय धड़ा डंडे बज रहे, वो रस्सी बज रही है पर काटते जा रहे, इधर से उधर 2 चक्कर कटवाए। बोला अब खड़े हो जाओ, और जैसे खड़े हुए नीचे गिरे। ये हो क्या होगा, पूरी धरती घूम रही है ऐसे, चक्कर आ गए ना एकदम से, किसी की उल्टी लगनी शुरू हुई। उस दिन ये कसम खाई, उस दिन ने ये सिखा दिया टाइम की वैल्यू क्या होती है, टाइम पंचुअलिटी। समय से 5 मिनट पहले पहुंचिए आप जहाँ आपको जाना है। तो वो हुआ, पूरा दिन हम पनिशमेंट दिखाते। फिर शाम को क्या, शाम को सर डिनर करने गए हम, डाइनिंग हॉल का बहुत बड़ा। तो जो सीनियर हो जाते हैं उनके वो बड़े नखरेबाज हो जाते हैं। उनमें जिसको रोटी मिलने लगती है उसमें रोटी में नुक्स दिखने लगते हैं, जिसको रोटी नहीं मिलती रोटी की कीमत हो जाती है।
तो वो ऐसे बैठ करके फौज में अकेला तो कोई खाता नहीं है, एक थाली में लाया तो यहीं बैठ करके 4 आदमी बैठे उसी में खा गए। तो कोई रोटी का किनारा मोटा होता था तो उसको तोड़ करके फेंक दिया। अभी वो पासिंग आउट होने वाला था, उनका पूरा हो गया था ट्रेनिंग, तो उनके वहां से परिपक्व हो चुके। उन्होंने वो रोटी के टुकड़े ऐसे तोड़े हुए थे, जो हमारा सीनियर जेसीओस था उसने आकर के देखा, यार ये तो ये रोटी के टुकड़े चारों तरफ हैं। उन्होंने पूरी कंपनी को फॉलो किया विशिंग वाली। तो वहाँ हम पहुंचे जब, ऐसे बड़े हॉल में सबको 250-300 बंदे सबको बैठे, और ये दिसंबर का माह, जबलपुर में भी बहुत सर्दी पड़ती है। जबलपुर कई बार जा चुका हूँ। हाँ, तो वहाँ देखा सर, उसने बोला तुम्हारे पास अगले 30 सेकंड है, 300 बंदे, सब हाथ से कोई नहीं उठाएगा, मुंह से इन रोटी के टुकड़ों को उठाना है, और चारों तरफ से खिड़की दरवाजे बंद। जो वहां पर हमारे जो इंस्ट्रक्टर थे, उस्ताद थे, उनको बोला सबके हाथ में डंडा हो, ऐसे क्रॉलिंग डाल दिए और इधर से उधर ऐसे चक्कर काटना शुरू किया, और सब अब भाग रहे हैं, सब आकर रोटी का मुंह में टुकड़ा चाहिए जी। सर, डंडे बज रहे हैं, रोटी के टुकड़े उठा रहे हैं। 5 मिनट में तो पसीना पसीना। उन्होंने आधा घंटा वहां पे पनिशमेंट दिया। फिर बोला वो आज जो नए आए थे भर्ती होकर के वो तो नहीं है? बोला हाँ सर, अभी बहुत जल्दी पूछ लिया सर। हाँ? बोला नहीं, आप तो गलत मारे, ये पनिशमेंट तो किसी और को देना था, आप कैसे आपने सर आगे। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, आज के इस पनिशमेंट से आपको जीवन भर सबक रहेगा, रोटी की वैल्यू। तो पहले दिन समय और अन्न की वैल्यू का ज्ञान हुआ। और जो लोग कहते हैं ना रोटी जली हुई है, रोटी ये है, ये उन लोगों से पूछना चाहिए जिनको रोटी मिलती नहीं है, जो हम झूठी पत्तल फेंक देते हैं, वहां से उठा करके वो रोटी के गुणों को खाते हैं, वो जानता है रोटी की। तो ये पहला दिन हमारा रहा, और पहले दिन में हमने बहुत कुछ सीखा। फिर धीरे धीरे वहाँ 9 महीने कोई ना कोई ऐसे बदमाश होते थे बीच में, कोई ना कोई वो गलती करते ही थे जानबूझ कर, ताकि पनिशमेंट मिलना ही नहीं। बहुत पनिशमेंट खाया। आई थिंक सर, मुझे लगता है कि कहीं कुछ हद तक ये डिजाइन भी किया गया होगा सिस्टम हाँ, के लोगों को इतनी स्ट्रेंथ बनानी, मेंटली स्ट्रेंथ करना एंड फिजिकली स्ट्रेंथ देनी है। बिल्कुल ये उस समय हमें लगता था ये पनिशमेंट है, तो लेकिन आज हमें एहसास होता है वो पनिशमेंट नहीं है, वो हमारी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाने की ट्रेनिंग है। बिल्कुल। नहीं तो आज एक सिविलियंस बच्चे को बोला जाए चल तू 5 किलोमीटर दौड़ नहीं पाएगा। वही सिविलियन बच्चा 9 महीने की ट्रेनिंग के बाद 40 किलोमीटर 30 केजी वजन लेकर के दौड़ता है, उसको थकावट नहीं। तो वहाँ मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ और सोशल स्ट्रेंथ। आज हमें सिविल में हम जाति, धर्म, क्षेत्र, वर्ण में अरे नहीं यार, इसके साथ बैठ कर नहीं खा सकता मैं। वहाँ हमें एकता मिलती है कि एक साथ बैठ करके हम खाना खाते हैं, ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई, किसी भी क्षेत्र का आदमी, तो मिलजुल करके रहने की भावना, टीम वर्क सिखाता है। तो हमें इंडिविजुअल कोई काम नहीं, हमें टीम के रूप में काम करना है। और लीडर का मतलब लीड करना के साथ साथ अपनी टीम से काम कराने की वैल्यू या उसकी काबिलियत होनी चाहिए, और टीम के साथ मिलकर के रहे लीडर। तो वो चीजें भी वहाँ पे सिखाई जाती है ट्रेनिंग के अंदर। ट्रेनिंग के अंदर सिखाया जाता है कि एक आप पसीने की बूंद को बहाते हो तो आप अपने खून की एक बूंद बचाते हो। एक गोली, एक दुश्मन का जो है हमारा टारगेट होता है, एक गोली है तो एक दुश्मन को हमने मारना है।
और हम जितना पसीना बहाएंगे उतना खून बचाएंगे। ये एक मोटो होते हैं ट्रेनिंग के। और सच में आज भी हम जो एज ए सिविलियंस भी अगर इस चीज़ को अपनाएं कि यार जितना पसीना हम बहाएंगे उतना हम अपने शरीर को स्वस्थ रख पाएंगे। ये फैक्ट है। बिल्कुल। आज हम पसीना ही बहाना नहीं चाहते। और जितना स्वस्थ रहेंगे उतना ही हम देश की तरक्की में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। बिल्कुल। क्योंकि सभी का आई थिंक एम तो सारे सिटीजन्स का होना चाहिए कि हम देश की, जैसे आर्म्ड फोर्सेस आर्मी में तो आई थिंक ये दृढ़ ही ले लिया जाता है कि हमें जीना भी है मरना भी है देश के लिए ही। बट बाकी जो सिविलियंस होते हैं आई थिंक उनको भी कहीं ना कहीं देश की तरफ ये भावना होनी चाहिए कि मैं देश के लिए कुछ काम करूं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि फौज में एक रूटीन बन जाता है जी या सुबह 4:30 बजे उठना है जी और फिर उसके बाद उसको इतने 1 घंटे उसको फिजिकल एक्सरसाइज करनी, पीटी करनी ही करनी। जी फिर उसको जो उसके डे टू डे लाइफ के जो वहाँ के जो काम है वो पूर्ण करने ही करने। फिर उसने इतने बजे ब्रेकफास्ट, इतने बजे लंच, इतने बजे डिनर उसने करना ही है और इतने बजे सोना है। ये उसके जीवन का एक दिनचर्या हो गया। और जब वो दिनचर्या में रहने लगेगा तो स्वस्थ रहने लगेगा। ठीक है, उसमें कोई ऐसी बुराई नहीं है। ऐसे अगर हम एज ए सिविलियंस अगर सोचें कि जो है हमें अपने जीवन का एक रूटीन बनाना चाहिए, चर्या बनानी चाहिए, तो ये हमें अपने साथ साथ अपने परिवार के साथ साथ अपने राष्ट्र को हम बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि व्यक्ति एक फौज से ही राष्ट्र नहीं है जी। राष्ट्र तो 140 करोड़ लोगों से है जी। और हर जिस तरह से एक एक धागा, जो एक एक कड़ी है, चैन की एक कड़ी अगर टूट जाए तो चैन वो पहिया चल नहीं सकता है, साइकिल चलेगी, रुक जाएगी। तो हम सब एक कड़ी हैं इस देश की उन्नति और प्रगति में। तो हमारा ये दायित्व और कर्तव्य बनता है कि हम अपनी जो मेरी कड़ी है उसको इतना मजबूत करें कि मेरी वजह से जो ना ये चीज रुक ना पाए। बिल्कुल बहुत सही बोला। तो सर 9 महीने की ट्रेनिंग हो गई, उसके बाद फिर पोस्टिंग? हाँ बिल्कुल, फिर उसके बाद पोस्टिंग, जो एक जुड़ाव होता है 9 महीने में, बिल्कुल अलग अलग। पहले तो हम गांव के लोगों को जानते थे, पहले परिवार को, फिर गांव के लोगों को जानते थे। स्कूल में गए तो थोड़ा सा और दायरा बड़ा हुआ, लेकिन जब फौज में गए तो वहाँ फिर स्टेट के लोग थे, अलग अलग तरह के जो लोग थे, उनके साथ में किस तरह से हमने मेल मिलाप रखना है, एक दूसरे के साथ में उनकी भावनाओं को समझना है और फिर उनसे किस तरह के हमारे संबंध गहरे होते चले जाते हैं, वो हमें फौज ने सिखाया। बड़े गहरे संबंध, और संबंध गहरे तब होते हैं जब हम साथ में पनिशमेंट खाते हैं, जब बड़ी कठिन दौर से गुजर रहे होते हैं ना, और जब कोई हौसला देता है साथी, अरे कुछ नहीं हुआ, चल रे, हो जाएगा, मैं हूं ना जी, वहाँ बड़े अटूट और गहरे संबंध। तो वो 9 महीने में बड़े अटूट संबंध बने, लेकिन फिर पिछड़ने की बारी, क्योंकि सब एक जगह नहीं जा सकते, अलग अलग यूनिटों में जाएंगे। तो जब आंखें नम हुई, मगर अब शायद रिटायरमेंट की डेट भी हमारी सबकी है, जिस दिन पासिंग आउट होते हैं उसी दिन रिटायरमेंट होगी। रिटायरमेंट के दिन शायद कोई यहाँ सेंटर में वापस आएंगे, कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा नहीं पता है, मगर चलो कोई बात नहीं। वहाँ से बिछड़े, फिर यूनिट हमें सब अलग अलग अलॉट हुई। तो मुझे 18 ग्रेडियर्स अलॉट हुई और 18 ग्रेडियर्स उस समय कश्मीर में इंडक्ट हो रही थी। ओके, तो आज ये एहसास होता है मुझे कि यार हम जब चीज़ों को बड़ी गहराई से जी रहे होते हैं और उस सपनों को पूर्ण करने के लिए पूरी कायनात हमारे साथ लगी होती है, लेकिन हमें एहसास नहीं होता। बिल्कुल, मैं वहाँ क्यों गया, कश्मीर क्यों गया, कहीं और भी जा सकता था, कोई और यूनिट मिल सकता था, नहीं मिला, लेकिन वही मिला। और वहाँ गया, क्यों गया, आज एहसास होता है कि इसलिए गया क्योंकि शायद अभी
एक बड़े युद्ध को लड़ने के लिए मैं अपरिपक्व था, तो छोटे युद्धों में पहले हिस्सा लेना था ताकि मैं परिपक्व बन जाऊं। तो कश्मीर के अंदर 1990 से आज तक हिंदुस्तान की फौज दहशतगर्दों के साथ, उग्रवादियों के साथ, टेररिस्टों के साथ एक युद्ध लड़ती चली गई। बिल्कुल। उस युद्ध का हिस्सा बनना था मुझे। जी। वहाँ उस युद्ध का हिस्सा बना, तो बड़े वहाँ पर भी एक किस्सा हुआ कि जिस दिन हम पहुंचा कश्मीर में, उस दिन बर्फ पड़ी थी, बहुत बर्फ थी। पहला दिन था। कभी कभी लिक्वर का इस्तेमाल कर लेते थे उस दिन। तो अच्छा, सीनियर का आदेश सर्वोपरि होता है। जैसे में हमें कंपनी मिली, कंपनी से फिर प्लाटून मिली, तो प्लाटून में सीनियर नायक थे, उसने बोला अब उनको फौज में 2 पैक इशू होते हैं जी। और तीसरा तो नहीं मिलेगा। उसने बोला अच्छा तू आज आया है? हाँ, मैं कहा सर मैं अभी अभी आया हूँ। ठीक है, अपने नाम से 2 मेरे लिए लेके आ। अब मैं उसका हुक्म कैसे टालूं? उन्होंने जो है बोला, मैं गया गिलास लेकर, वहाँ पहुँचा, वहाँ जो एक जेसीओ साहब तो बैठे हुए थे, उसने बोला का नाम बता। मैं गंदगी योगेंद्र सिंह यादव। कब आया था पोस्टिंग? सर अभी अभी आया। अभी आया और दारू लेने आ गया? अच्छा सच सच बता, किसके लिए? अब उसका नाम कैसे? और नाम बताया तो वहाँ उनके साथ ही रहना मुझे, वहाँ पनिशमेंट मिलेगा, और नहीं बताता हूँ तो ये दारू नहीं देगा। फंस गए। तो उन्होंने कहा कि तू किसके लिए? सच बता। मैं कहा नहीं, मैं अपने लिए लेके। अपने लिए दारू पीता है? हाँ सर पीता है। कब से पीता है? मैं जब मैं 6th क्लास में तब से पीता है। तो पूरा नशेड़ी आदमी, घर में सब दारू पीते हैं? मैं कहा नहीं, घर में कोई नहीं पीता, मैं ही पीता हूँ। अच्छा, उनको यकीन नहीं हो रहा था कि ये पीता है, अपने लिए ले रहा है। उसने बोला कि नहीं नहीं नहीं, ये किसी और के लिए। तो फिर मगर सर मैं अपने लिए, उनका नाम नहीं बताया। बोला अच्छा, वैसे तो नए वालों को 1 पैक देते हैं, तेरे को 2 पैक दूंगा, लेकिन शर्त ये कि यहीं बैठ के पीना पड़ेगा। अच्छा ठीक है सर। तो उन्होंने सर डाले 2 पैक, 60 ml का 1 पैक डाल दिए। बोला पानी ये है, डाल। मैं कहा सर पानी नहीं पीता। ऐसे पिए? हाँ सर दारू पी के पानी थोड़ी पीना। मैं उठाया, उठा करके, तो हमारा एक ट्रेडिशन है फौज में ना, तो अलग अलग रेजिमेंटों का अपना वो होता है। तो कोई राम राम बोलता है, कोई जय माता की बोलता है शुरुआत करनी। तो मगर राम राम साहब उठाया, गिलास ऐसे लगाया, कट कट 2 बोतल पी कर राम राम साहब रख करके मगर चलो सर। वो ऐसे मेरी तरफ देख, एक मेरे नज़दीक के थे हवलदार सीनियर थे, उनको फ़ोन किया। फ़ोन तो थे नहीं पहले वो वाले फ़ोन, फौज के इंटरनल। बोला भाई तेरे इलाके का एक बंदा आया है, बहुत दारूबाज है। हाँ? बोला दारू में पानी भी नहीं डालता है, ऐसे ही पी जाता है। तो तीसरे दिन वो आया, आकर के बोला क्या हुआ रे? दारू पीता है? मगर दारू वारू नहीं पीता, मगर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हुई तो ऐसे करना पड़ा। अच्छा आज के बाद ऐसे मत करना। हाँ ठीक है। तो वहाँ ट्रेनिंग चल रही थी। ट्रेनिंग इस बात की क्योंकि जहाँ हम फर्स्ट टाइम इंडक्ट होते हैं, तो उस इलाके के बारे में कौन सा ग्रुप एक्टिव है, उस ग्रुप के बारे में जो है हर व्यक्ति को पता होना चाहिए। उनकी एक्टिविटी किस तरह से होती है, उनके पास वेपन किस तरह के हैं, वो ग्रुप में चलते हैं, ग्रुप में वार करते हैं, या बड्डी में चलते हैं, या सिंगल भी चलते हैं। तो उनका फौज को टारगेट करने की क्या ट्रिक है, और
ये तमाम तरह की ट्रेनिंग हम वहाँ पे 1 महीने तक लिया। फिर पूरा श्रीनगर कभी-कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं। 4 3-4 महीने तक तो कोई मुठभेड़ हुई ही नहीं। फिर एक मुठभेड़ हुई, उसमें 2 मिलिटेंट मारे गए, उसमें हमारा एक मेजर साहब भी शहीद हुए। फिर नवंबर में बहुत तगड़ी मुठभेड़ हुई, उसमें हमारे 2 जवान शहीद हुए और फिर उनके 4 हमने मारे। फिर सिलसिला ऐसा लगा कि जहाँ गए हम वहीं 3-4 3-4 3-4 मारते गए और ऐसे करते-करते समय तो अपनी गति से बहता है। वर्ष 1998 में जब भारत ने भी अपना परमाणु परीक्षण किया, पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण किया, तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी एक बहुत विद्वान व्यक्ति हम कहें उनको, और राष्ट्र प्रेमी भी कह सकते, राष्ट्र प्रेमी थे, राष्ट्रभक्त भी थे। उनको आभास हो गया कि यार दोनों मुल्क बारूद के ढेर पर खड़े हो गए, छोटी सी भी नफरत की चिंगारी पूरी मानवता का विनाश कर सकती है। तो उन्होंने शांति का पथ अपनाने की चेष्टा की या दोनों पड़ोसियों के साथ में अगर अच्छे संबंध होंगे तो दोनों देश तरक्की करें, एक दूसरे की मदद करें। तो नवाज शरीफ की सरकार थी, तो दोनों ने समझौते होने लगे, तो फिर समझौता एक्सप्रेस शुरू हुई और थोड़े से संबंध अच्छे सुधरने लगे। लाहौर बस यात्रा शुरू हुई, अटल बिहारी वाजपेयी बस में बैठ कर लाहौर जाते हैं, तो और गहरे संबंध मैत्रीपूर्ण बढ़ने लगे। लेकिन पाकिस्तान का जो जनरल था परवेज मुशर्रफ, जिसने मरते टाइम कबूला, उससे पहले कभी कबूल नहीं किया कि हमारी फौज थी। और पिछले साल 25 साल के बाद पाकिस्तान के जो प्रेजेंट जनरल है उसने भी ये कबूल किया कि वो हमारी फौज थी, ना कि वहाँ पर दहशतगर्द थे। तो उसने अपना एक ऐसा सॉफ्ट टारगेट ढूंढा जहाँ इंडियन आर्मी का कोई बहुत बड़ा डिप्लॉयमेंट नहीं है या वहाँ पर फौज का कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है। ऐसे सॉफ्ट टारगेट थे कारगिल, बटाले, द्रास, तो क्योंकि ये यहाँ एक समझौता था कि विंटर के समय में दोनों सेनाएं विड्रॉल होकर के अपने बेस कैंप में आएंगी, क्योंकि सर्दियों में -60 डिग्री टेम्परेचर रहता है, जहाँ मानव जीवन जीना बड़ा मुश्किल है। तो उसी जीवन को बचाने के लिए समझौते किए, या तुम अपने बेस कैंप में रहो, हम अपने बेस कैंप में रहेंगे, जब सर्दियाँ खत्म होंगी तो अपने अपने जो सीमाएं हैं, जो अपने पोस्ट हैं वहाँ पर आकर के अपना जो बॉर्डर की रक्षा है वो करेंगे। तो वो बड़े दिनों से जो है वहाँ पर निगरानी कर रहे थे कि हाँ भाई इंडियन आर्मी को जो आदेश है वो अपना 100% फॉलो करती है। तो इंडियन आर्मी तो अब की बार जाएगी टाउन में, हम जाएंगे नहीं, और इंडियन आर्मी के तमाम पोस्टों को, हिंदुस्तान के पोस्टों के ऊपर हम कब्जा करेंगे। विंटर का टाइम 4-5 महीने का होता है, बहुत बड़ा टाइम होता है। इतने हम इतनी तैयारी कर लेंगे, इतना वहाँ पर स्टॉक कर लेंगे, अम्युनिशन का भी, वेपन्स का भी, मैन पावर्स का भी, कि हमें फिर यहाँ से कोई हटा नहीं सकता है। तो उनके 2-3 बड़े मुद्दे को लेकर के उन्होंने ये कार्रवाई शुरू करी कि जोजिला पास से नेशनल हाईवे श्रीनगर टू ले, इसको कट ऑफ करके पूरा ले वाला क्षेत्र अपने कब्जे में करना चाहते हैं। अगर ये भी नहीं हो रहा है तो उन्होंने अपनी मिलिट्री की पावर को दिखाना चाह रहे थे। तीसरा उनका मेन एम था कि वो जो कश्मीर के अंदर दहशतगर्द जो टेररिस्ट थे उनको भी ये एहसास दिलाना चाहते थे कि यार तुम वहां से करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो जो कश्मीर के अंदर फौज ने हमारी ने उन मिलिटेंटों की जो बहुत बड़ी आग एकदम से फैली थी, उस आग को धीरे धीरे ठंडा कर दिया था। बहुत हद तक वो मिलिटेंसी काबू में आने लगी, तो उसको दोबारा से भर, ताकि टेररिस्टों का जो मोराल है वो डाउन होने लगा, तो उसको अप करना भी उनका एक मकसद था।
तो इस इरादे से उन्होंने तमाम पोस्टों के ऊपर ऐसे कब्जा कर लिया और मजबूती के साथ बैठे। लेकिन हम बड़े खुशनसीब हैं कि इस धरती पर पैदा हुआ हर एक इंसान, चाहे वो वर्दीधारी है चाहे वर्दी नहीं पहना है, वो राष्ट्रभक्त मुझे लगता है, कहीं ना कहीं उसमें राष्ट्रभक्ति दिखती है। तो वो एक सिविलियंस जो बकरवाल थे, वो अपनी बकरियों को लेकर के जब ऊपर गया तो देखता है वहां तो फौज बैठी हुई है। धीरे से नीचे आता है, आकर के अपनी फौज को तो बोले, साहब आप लोग यहाँ पे ऊपर कौन है, क्या बकवास कर, नहीं सर ऊपर तो फौज बैठी है। अच्छा, उसने देख लिया। उसने देख ली। तो जैसे उसने बताया तो उसकी कंफर्म करने के लिए, यार ये गलत तो नहीं बोल रहा है कि अभी अंधेरे में जो है पत्थर भी इंसान दिखता है। तो कैप्टन सौरभ कालिया उनकी पहली पेट्रोलिंग गई ये देखने के लिए, चेक करने के लिए, यार देखते हैं यहाँ पे फौज बैठी है या कोई और। हम सब जानते हैं उस पेट्रोलिंग को कैप्चर कर लिया गया और किस तरह से उनकी शरीरों के साथ अमानवीय बर्बरता की गई, कि अंग भंग काट दिए गए। तो कई दिनों तक उनकी पेट्रोलिंग से उस टीम से कोई संपर्क नहीं हो पाया। तो दूसरी पेट्रोलिंग गई, उसके कुछ बंदे बच करके आए, उन्होंने आकर के बताया हकीकत ये। फिर वो सूचनाएं आग की तरह फैलने लगी। तो धीरे धीरे धीरे, क्योंकि वहाँ पहले से ही फौज का डिप्लॉयमेंट कम था, क्योंकि वहाँ शांति होती थी। ज़्यादा डिप्लॉयमेंट कश्मीर में था, वहाँ डिस्टर्ब एरिया था। तो वहाँ फिर कश्मीर के अंदर जो फौज थी उसको वहाँ से यहाँ पर डिप्लॉय करना शुरू किया, क्योंकि अभी स्थिति बेकाबू हो चुकी। तो हमारी यूनिट उस समय मानस बल में थी। हमें भी आदेश मिला 10 मई को कि आपको जो है वहाँ जाना है, द्रास पहुँचना। अभी सूचनाएं क्लियर नहीं थी, इंफॉर्मेशन में सिर्फ टेररिस्ट टेररिस्ट। अब हम द्रास पहुँचे, द्रास पहुँच करके तो जहाँ अभी वार मेमोरियल बना हुआ है द्रास में, इसी के जो पीछे पहाड़ी है उसको तोलोलिंग पहाड़ी में, तो वहाँ हमारी 16 ग्रेनेडियर थी पहले, तो उसकी कैजुअलिटी होती जा रही थी, उसकी कोई सफलता नहीं मिली। तो हमें वहाँ का टास्क दिया कि आप यहाँ पर इसको पहाड़ी को कैप्चर। दुश्मन ऊपर बैठा है, हम नीचे हैं, तो एडवांटेज तो उसके पास है। वो गोली ना चलाए, पत्थर भी फेंकता रहे तो भी इंसानों को मारता रहे, चढ़ने ही नहीं। लेकिन ये सच है कि जब हम नीति और नियति सही होती है तो वो परमात्मा भी साथ देता है। थोड़ा सा धुंध छाया, बर्फ कैसा मौसम हुआ, तो विजुअलिटी कम हुई, तो वो हमारे देख नहीं पा रहे थे डायरेक्ट तरीके से। उनको ये तो पता था कि फौज चढ़ रही है, लेकिन ये नहीं किस रास्ते से चढ़। तो हम चढ़ते गई फौज। अब जिस तरह की इंफॉर्मेशन होती है तो प्लानिंग तो उसी तरह की बनती है, और उसी तरह से हम उसको एम्प्लॉय करते हैं, उसको उसके ऊपर ही चलते हैं। तो यहाँ टेररिस्ट हो रहा था, टेररिस्ट के हिसाब से एक ही रास्ते से हम जा रहे हैं, टेररिस्टों को मारने के लिए, पकड़ने के लिए, भगाने के लिए। लेकिन जब हम नज़दीक उनके पहुँचते हैं, उन्होंने वहाँ से फायरिंग शुरू की है बड़ी बड़ी गनों से, ऑटोमेटिक। और जब फायर चलता रहा तो एकदम से आप एक वे में जा रहे हो, रास्ते में जा रहे हो, इधर से फायर होने, रास्ता तो ब्लॉक होने। उन्होंने हमें आगे नहीं बढ़ने दिया, फौज वहाँ पर रुक गई, हमारा वैसे ही फायरिंग चलता रहा। फिर यहाँ फिर एक लीडर का महत्व समझ में आता है कि लीडर कैसा होना चाहिए। लीडर बड़ा क्रिएटिव होना चाहिए, ऑन द स्पॉट डिसीजन लेने वाला होना चाहिए। तो उसने एकदम से सीओ साहब जो हमारे कमांडिंग ऑफिसर थे, उसने बोला यार यहाँ से हम सक्सेस नहीं होंगे। तो उन्होंने यूनिट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया कि आप लेफ्ट से चलो, 2 हिस्से, एक हिस्सा इधर से एक हिस्सा इधर से। हम इस तरह से अगर उनके ऊपर दबाव बनाएंगे, फाइट करेंगे, तो हम शायद जल्दी सक्सेस हो जाए। लेकिन जब भी सक्सेस नहीं हुई, फिर 26 मई को बहुत कैजुअलिटी हो चुकी है, 26 मई तक
भारतीय वायुसेना भी इन्वॉल्व हो चुकी थी। तो वायुसेना के जो फाइटर्स थे बम्बारमेंट कर रहे हैं, अब उनका कोई असर नहीं हो रहा है, फिर भी उनका लगातार हमारे ऊपर दबाव बना हुआ है। हम दबाव में, क्योंकि जाएं तो जाएं, कैसे जाएं। फिर 28 मई को जो वहाँ के लोकल हमारे कमांडर्स थे, उन्होंने डिसीजन लिया कि इनकी एयर रैकी करो पहाड़ियों में, ताकि कम से कम संख्या का पता तो चले। जो एयर रैकी किया तो हमारी ही बटालियन की मेजर राजेश अधिकारी वो एयर रैकी करके आए। तो उन्होंने एयर रैकी में बताया, यार जो नीचे से हमें दिखते थे 4 या 5, एयर रैकी के बाद पता चला 20-25 वहाँ लोग हैं। फिर अटैक शुरू, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं मिला और इस तरह से लड़ते लड़ते हमें 22 दिन हो गए। और 22 दिन के दौरान हमने 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवानों को खोया। तब जाकर के 12 जून 1999 को उस पहाड़ी पर हमें सफलता मिली। मुझे याद है 11 जून को वहाँ पर जब आर्टिलरी डिप्लॉयड हुई और शाम के समय उन्होंने फायर करना शुरू किया, पहाड़ी पर आग ही आग चल रही थी। और सुबह उनके बहुत सारे लोग मारे गए, 1-2 बचा था, फौज ने जाकर के हमारा कब्जा कर लिया। कब्जा होते ही फिर हमें नीचे आए, इक्विपमेंट, वेपन्स बहुत डैमेज हो गया था, उसका मेंटेनेंस में लगा। इतने जवान हमारे साथी शहीद हो गए थे। गम था, लेकिन एक खुशी थी कि इनकी कुर्बानी बेकार नहीं गई और हमने कब्जा कर लिया है। सर एयरफोर्स क्यों नहीं उधर इफेक्टिव हो पा रही थी, क्या वजह थी उसकी? अभी क्योंकि जो इनका ऐसे फायर करता वो आएगा जी ऐसे, उसने टेक ऑफ होना जी। एक पहाड़ी यहाँ पे, एक पहाड़ी यहाँ पे, कैसे उसको सक्सेस जी। अब ये तो ऐसे जाते थे फायर करते थे, तो ये चीज़ें चलती रही। मेंटेनेंस करते करते एक दिन जो है अचानक से सीओ साहब ने पूरी बटालियंस को इन्फॉर्म किया और एकदम से उन्होंने कहा कि हमें एक और मौका इंडियन आर्मी ने दिया है अपने साथियों का बदला लेने का, और वो मौका है हमें टाइगर हिल को कैप्चर करना। टाइगर हिल का महत्व क्या था सर इस हाँ, पूरी जंग में? टाइगर हिल द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची पहाड़ी। अब नीचे वाली पहाड़ियों पर तो हमने कब्जा कर लिया, हाइट्स अभी भी उनके पास में। हाइट पर बैठा हुआ तो दिख रहा है, ऊपर से वो धड़ाधड़ हमारी कैजुअलिटी करता जा रहा। पूरा जितना भी द्रास के से जो हमारा नेशनल हाईवे गुजरता था, उस पर जो लॉजिस्टिक की हमारी गाड़ियाँ जाती थी, वो एम लगा करके फायर करती थी। सबसे और हायरिटी के अंदर वो व्यक्ति सक्सेस है जिसके पास हाइट है। बिल्कुल। अभी डिसीजन ये लिया पहले हाइट्स को पकड़ो यार, नीचे वाली पहाड़ियों पे तो ये बैठे हैं तो अपने आप ही काबू में आ जाएंगे, पहले हाइट्स पकड़नी। तो उस हाइट्स को पकड़ने के लिए हमें ये टाइगर हिल को कैप्चर करना था, क्योंकि इसी के बगल में एक 5353 पहाड़ी है जी, आज भी उनके पास में है। अच्छा। ये 2 पीक ऐसे थे पहाड़ी के जो सीधा द्रास को डोमिनेट कर रहे थे। अच्छा। हर मोमेंट के ऊपर उनकी निगाहें ही थी, हर मोमेंट को कैप्चर करते जा हमारी सब जो है जो सीक्रेसी थी वो लीक हो रही थी। तब ये डिसीजन लिया कम से कम एक पहाड़ी को। और कितनी कठिनाई थी टाइगर हिल चढ़ना? बहुत कठिनाई थी, क्योंकि एक तो मौसम की मार जी, दूसरा 90 डिग्री के पहाड़, कहीं 80 डिग्री की चोटियाँ, तो इन पे चढ़ना भी इतना आसान नहीं था। और जितनी हाइट्स बढ़ती जा रही थी उतनी ऑक्सीजन लेवल कम होता जा रहा था, और जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो वैसे ही 30% तो व्यक्ति की एनर्जी लॉस हो जाती है। और उस पहाड़ी पर चढ़ने के लिए पूरा बैठ करके विचार विमर्श हुआ, प्लानिंग किया कि किस तरह से इसको एक स्ट्रेटजी बनाई, घातक प्लेटून
सबसे आगे जाएगी। उसकी सपोर्ट के लिए हमारी चार्ली कंपनी, डेल्टा कंपनी, एक कंपनी को हम फ्रंट से भेजेंगे ताकि दुश्मन को लगे कि यार इंडियन आर्मी यहाँ से आ रही है, और एक कंपनी को रिजर्व रखा ताकि जहाँ पर भी जरूरत हो वहाँ पर उसको सपोर्ट के लिए भेजा जा सके। ये पूरी रणनीति बनी, और रणनीति के बाद एक दो दिन बोला रिहर्सल शुरू करो, टीम बिल्डिंग शुरू करो। तो टीम अपने अपने जो है टीम लीडर्स अपनी टीम बनाने लगे। तो घातक प्लेटून में तभी जो ज्वाइन हुए थे हमारा एक लेफ्टिनेंट बलवान सिंह, उनको उस घातक प्लेटून का टीम लीडर बनाया। और फिर घातक प्लेटून के कुछ जवान शहीद हो गए थे, तो उनकी आपूर्ति करनी थी, तो कंपनियों से जवानों को वहाँ लेना शुरू किया। अब यहाँ मैं युवाओं को बताना चाहूँगा कि व्यक्ति की पहचान किसी औहदे या रैंक से नहीं, व्यक्ति की पहचान उसके कर्म, उसके कार्य से होती है। बिल्कुल। जो आज मुझे देख रहे हो कि आपको लगता होगा बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति है, मैं कोई शक्तिशाली व्यक्ति नहीं। आप लोगों की तरह एक साधारण सा इंसान, एक माँ के गर्भ से पैदा हुआ, एक किसान नौजवान का बेटा था। हाँ, लेकिन वो 22 दिन की जो लड़ाई हमने लड़ी, तो उस 22 दिन की लड़ाई के दौरान हम 15 जवानों की एक टीम, जिसका काम था फॉरवर्ड में लड़ रहे जवानों को रसद पहुंचाना, राशन और अम्नेशन पहुंचाना। 15 में से हम 3 जवान ऐसे थे जो 22 दिन तक बिना खाए, बिना सोए, बिना रुके, बिना थके लगातार चले। सुबह 5:30 बजे सामान उठाते थे, 25 से 30 किलो, पूरा दिन चलते थे। रात को 2:30 बजे ऊपर पहुंचते थे, 2 घंटे में नीचे आते थे। उसी काम से हमारी एक पहचान बनी कि तीनों जवान फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं, इनको इस घातक प्लेटून में। तो इस तरह से मुझे उस टीम का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला। हम 1-2 दिन हमने रिहर्सल किया, और उसके बाद आखिरकार चढ़ने का आदेश दे दिया गया। तो फौज हिंदुस्तान की तमाम संस्कृतियों को समाहित करने वाली संस्था है। जिस तरह से हम कोई काम करते हैं तो हवन पूजन के साथ में करते हैं, तो जिस दिन शाम को चढ़ना था, जाना था, तो उस दिन पहले दिन हवन हुआ, पूरी डिटेल ब्रीफिंग हुई, और रात जैसे अंधेरा होने लगा हमें आदेश दे दिया गया कि यहाँ से चढ़ाई शुरू करो। चढ़ने लगे। 10 कदम चलने के बाद सांस फूलने लगता था, सांस नहीं जुड़ती थी, रुकना पड़ता था, फिर चलना पड़ता था, फिर रुकना पड़ता था। इस तरह से पूरी रात चलते रहे। सुबह जहाँ हम पहुँचे वहाँ 8 सिख थे, एक दूसरी रेजिमेंट जो पहले से वहाँ पे डिप्लॉयड थी। उनके पास तक हम पहुँच पाए तो वो ऊपर से देख रहे थे। तो हमें बोला गया कि आप सब अंडरग्राउंड हो गए। सब पत्थरों के पीछे चुपचाप पूरा दिन पड़े रहे। पूरा दिन होने के बाद जैसे शाम हुई, अंधेरा हुआ, फिर आदेश मिला कि अब चलना है। फिर चलना शुरू किया, पूरी रात चले। इस तरह से हमने 2 रात और 1 दिन उस पहाड़ी पर चढ़ते रहे। और तीसरी रात का मंजर तो एक अलग था, अद्भुत था कि हम चढ़ते जा रहे हैं, एकदम से 90 डिग्री की चट्टान आ गई जिस पर चढ़ना नामुमकिन सा होने लगा। 21 जवानों की ये टीम, हमने रस्सा फेंका, रस्सा ऊपर फंसा पत्थरों में, हम चढ़ना शुरू किया। ज़्यादातर हम कहाँ के दिल्ली के आसपास वाले स्टेट के थे जी। पूरी दिल्ली के स्टेट के आसपास वाले, हरियाणा, राजस्थान, यूपी वाले कभी शांत तो चलते ही सकते, बिना गाली गलौज के बात नहीं कर सकते। तो वो गाली गलौज भी एक जोश देता था। तो वो आपस में ऐसे ही जो है वहां से लड़ने लगे। और दोनों तरफ उनके बंकर थे जो हम अंधेरे की वजह से नहीं देख पाए। शायद वो भी सो रहे होंगे। हमारी गाली गलौज, हमारी आवाज़, ऊपर से पत्थर गिरने लगे जो हम चढ़ने लगे, उन पत्थरों की आवाज़ से उनकी आंखें खुली, उनको आभास, एहसास हुआ कि यहाँ पे इंडियन आर्मी है।
उन्होंने दोनों तरफ से ऐसे फायर खोला, जो रास्ता था वो कट ऑफ हो गया, और 21 में से 7 जवान हम ऊपर चढ़ पाए। ऊपर चढ़े तो सामने से 7-8 मीटर का प्लेन स्पेस था, सामने एक दो बंकर थे, जी 4-5 बंदे थे उनके। हमने चढ़ते ही ऊपर आधाधुंध गोलियों की बरसात करी, तो उन बंदों को हमने मार गिराया, उन पोस्टर पे जाकर के कब्जा कर लिया। नीचे से हमें हमारा सपोर्ट कट ऑफ। और आप सब शायद सबसे आगे थे। हाँ, मैं और मेरा एक नाम राशि था, हम दोनों आगे थे सबसे। तो हमने जाकर के जब उन बंदों को मारा, उनकी बॉडियों को निकाल करके बाहर फेंका, फिर जो पत्थरों से उनके बंकर बने हुए थे उसको अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन किया उसका, और फिर हम वहाँ से फायर करने लगे। बहुत देर तक फायर करते रहे। उनका फायर फिर हमारे ऊपर ज़बरदस्त आने लगा, क्योंकि वहाँ से जो टॉप बचा था वो 50-60 मीटर था। अच्छा वहाँ तो उनकी एक कंपनी का डिप्लॉयमेंट और एक कंपनी की स्ट्रेंथ 150। अच्छा 150 आधा धुंध गोलियों की। अब 150 बंदे फायर कर रहे हैं और 7 बंदे फायर कर रहे हैं। हमारा तो फायर दबना ही था, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी, लड़ते रहे। धीरे धीरे वो नजदीक आने लगे, उतर रहे थे। वो उतर रहे थे, हमारी तरफ आ रहे थे। पहले छोटी सी उनकी एक टीम आई, उसको हमने मार दिया। उनमें से जो ऊपर भागे वो 1-2 बचा होगा कोई, कि फायर से स्ट्रेंथ का पता चल जाता है जी कि यहाँ पे कितनी स्ट्रेंथ हो सकती है। शुरुआत में तो उनको हमारी स्ट्रेंथ का ही नहीं पता चल रहा था, लेकिन वो जब नज़दीक आए, उनमें से जो 1-2 बचा था, उनको स्ट्रेंथ का पता चला। ऊपर जाके बता दिया वहाँ पे 8-10 बंदा है, इससे ज़्यादा। फिर 35-40 बंदों ने हमें ऊपर से घेरना शुरू किया। घेरते घेरते नज़दीक आते आते पत्थर फेंकते जा रहे हैं, गोलियां चलाते, ग्रेनेड फेंक रहे, गालियां देते, ऊपर से नीचे आ रहे। हम अलग अलग पत्थरों के पास बैठे। वहाँ एक जगह मैं बैठा था, एक मेरा ट्रेनिंग का साथी था, एक और था, उसके पास LMG थी। तो उनको LMG की बैरल दिखाई दी, तो उन्होंने सीधा RPG का राउंड उस LMG के ऊपर गिरा दिया, तो वेपन डैमेज हुआ। जब कोई भी हथगोला या बम फटता है तो उसके साथ पत्थर भी फटते हैं, तो पत्थर लगे उन बंदों पे एकदम से, वहाँ से छोड़ करके, और प्लेटून हवलदार ऐसे बैठा था, उसकी तरफ भागे। तो प्लेटून हवलदार के वो आखिरी शब्द था, उसने बोला, योगेंद्र, इस वेपन को उठा करके फेंक, इसके सिवा दुनिया में आज कोई बचाने वाला नहीं। कि उसकी फायर पावर बहुत ज़्यादा थी, दुश्मन नज़दीक नहीं आ रहा था। मैंने जैसे ही उसका ऐसे पकड़ा, उसका कैरिंग हैंडल, और मेरी नज़र ऐसे ही गई ऊपर की तरफ। मैंने वो फेंक तो दिया उनकी तरफ, देखा तो ये तो 7 बंदे थे यहाँ खड़े। उनका कहा, सर ये तो नज़दीक आ गए। बोला, कहाँ? बोले, ये खड़े। इतना ही मैंने कहा होगा, तब तक तो उसने ग्रेनेड फेंक दिया। तो एक मेरा साथी ऐसे पीछे लेट करके फायर कर रहा था, दोनों के बीच में ग्रेनेड फटा, उसकी यहाँ से उंगली कट करके दूर जा करके गिरी। जिसको चोट लगती है, दर्द का एहसास उसी को होता है। उसको लगा कि उसका हाथ कट गया। उसने एकदम से बोला, यार मेरा हाथ कट गया। मैंने, नहीं सर, हाथ नहीं, उंगली कटी है। तो मेरे पास जो फील्ड पट्टी थी उसको निकाल के फर्स्ट एड दिया। एक और साथी था, तो वो भी घायल हो गया, उसको भी फर्स्ट एड किया। फिर हमने बोला, आप लोग ऐसे करो, फायर नहीं कर सकते, लड़ नहीं सकते, ऐसे करो, तुम नीचे कूदो, कम से कम अपनी जान तो बचाओ। अभी स्कूल के अंदर किताबों में पढ़ करके आया था कि एक सैनिक दूसरे सैनिक के लिए अपने आप को कुर्बान कर देता है। आज प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिल रहा था। उन दोनों ने कहा, यार जीना है तो तुम्हारे साथ जीना है, मरना है तो तुम्हारे साथ मरना है। हम जैसे नए रिक्रूट, नए बच्चों के लिए इससे बड़ी प्रेरणा क्या हो सकती है? सही बात। तभी एक स्नाइपर वाला हमारा जो सीनियर था, उसके ऊपर 3 तरफ से फायर आने लगा। तो जो मेरा ट्रेनिंग का साथी था, हम दोनों को बुलाया, तुम दौड़ करके उसकी हेल्प के लिए जाओ। वहाँ से जैसे ही हमने मूवमेंट किया,
शायद उनको मेरा मूवमेंट दिख गया, ऊपर से सीधा ग्रेनेड फेंका, तो ग्रेनेड का एक स्प्लिंटर आकर के यहाँ घुटने के नीचे लगा, जैसे चल करके जरा एकदम जमीन में गिरा। मुझे भी लगा कि शायद घुटने से पैर कट गया। नीचे गिरते ही एकदम से लगा, देख तो सही, ऐसे हाथ मारा मैंने तो यहाँ से खून ही खून था, लेकिन पैर तो था। अभी जो फील्ड पट्टियां थी वो मेरे पास खत्म हो गई, था नहीं, तो काले वाले पटके बांधे हुए थे, उसको फाड़ा मैंने, फाड़ कर कैसे मैं बांध रहा था, तभी एक सामने ग्रेनेड गिरता है, उसका एक स्प्लेंडर यहाँ लग गया, ये पूरा काट दिया। यहाँ लगता है चेहरा सुन्न हो गया, लगा कि आंखें चली गई, दिखाई नहीं दिया बहुत देर तक। बहुत देर के बाद जब आंखें खुली, देखा नाक से खून की धार बही, पूरे कपड़े खून खून। तो वहां जहां मैं लेटा हुआ था, वहां उनका एक स्लीपिंग बैग था वाइट कलर का, उससे बहुत देर तक नाक से ऐसे लगा करके खून बंद करने की कोशिश करने लगा, लेकिन खून बंद नहीं हो पा रहा था। फिर चल नहीं पा रहा था, खिसकता रेंगता हुआ मैं उस साथी के वहां पहुंचा, तो वो ठीक मेरे ऐसे सामने बैठे थे, ऐसे मेरा वो ट्रेनिंग का साथी बैठा, मैं भी ऐसे पहाड़ी से पीठ लगा करके ऐसे बैठा हुआ था। मैं उनको बोला, सर आप फर्स्ट एड कर दो, बहुत खून निकल रहा है। बोला ऐसे कर, तो फायर कर, मैं करता हूँ। मैं फायर करने लगा, कुछ देर के बाद उन्होंने अपनी फील्ड पट्टी निकाली सर, और उसकी पॉलिथीन फाड़ने के लिए उनका हाथ यहाँ तक गया था, यहाँ गोली लगी, इधर से सब पूरा सर निकलता हुआ वैसे करते पीछे की तरफ ऐसे देखने लगे। मैं हाथ पकड़ा, सर क्या हो, कुछ नहीं बोल पाए सर। ऐसे बगल में बैठा ट्रेनिंग का साथी रूममेट, मैं उसको बोला, अनंतराम, तो सर को गोली लगी क्या? उसका बस इतना ही वो बोला, उसको ऐसे सीने में ब्रस्ट ऐसे लगा, खून की एकदम से फुहारे छूटते मेरी गोद में से ले आकर लेट गया। यहाँ से तो फायर बंद हो गया एक जगह से, दूसरी जगह जो हमारे साथी थे वहां से, और उन्होंने अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए, पत्थर मारते और नजदीक आकर के घेरा दिया। सर चारों तरफ से गोलियों की बौछारें चल रही हैं। एक साथी हमारी हेल्प के लिए आने लगा, तो वहाँ एकदम से उन्होंने एक फिर बम डाला, उसकी गर्दन कट गई, के हाथ पैर कट गए, छत विछत होने लगा सब कुछ। एक ही पल ऐसा लगा कि जैसे गांव में लड़ाई जब होती थी, सूर मचता था, और वो सूर कुछ क्षण के अंदर ही सब कुछ शांत हो गया। सब मर गए थे उनकी तरफ से। उनका कमांडरों ने फिर बहुत गालियां देनी शुरू करी, बोला इनको रीचेक तो करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं बचा है। आपको तब तक कितनी गोलियां लग चुकी थी? कई गोली लगी थी सर, पता नहीं चला था उस टाइम। फिर वो आकर के गोलियां मारने लगे, चेक करने के लिए जिंदा तो नहीं बचा है। मैं जब तक जिंदा था, बेहोश नहीं हुआ था इतना ज़्यादा, थोड़ा सा होश था, तो उसने सामने वाले को मारा, तो उसकी बॉडी ऐसे उछली, बगल वाले को मारा, इस तरह से उसने फर्स्ट में यहाँ गोली देख रहा, धुआं निकल रहा, फिर यहाँ गोली मार रहा, तो फिर यहाँ से भी धुआं निकल रहा, गोली मार करके चला गया, बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं। फिर तो उन्होंने मानवीय क्रूरताओं का तांडव शुरू किया, ऐसे पत्थर उठा उठा करके हमारी बॉडी में मारने, ताकि पहचान ना सके, छत विछत हो जाए। बहुत काली, कोई बूट की ठोकर मार रहा है, कोई गाली दे रहा है। बहुत देर तक चला सर। फिर उसके बाद उनका कमांडर था, उसने बोला इनके हथियार तो उठाओ। नीचे जो हिंदुस्तान का पोस्ट है, जहाँ से हम रात को चले थे, लगभग 500 मीटर नीचे, वो हमारा पोस्ट उनके पोस्ट को थोड़ा सा हिट कर रहा था। उस पोस्ट के ऊपर हमला कर, हमले वाली बात जब सुनी, तब मुझे लगा यार आज तो पूरी टीम खत्म हो जाए। तब ऊपर वाले से एक प्रार्थना करी, मुझे सिर्फ इतना जिंदा रखते कि अपने साथियों तक सोचना दे सकूं। बस एक परमात्मा से अरदास करके चुपचाप पड़ा रहा, और फिर उसके बाद
उन्होंने दोबारा से गोलियां मारने लगे, वेपन उठाने लगे, फिर भी उसने बाजू में पैर में गोली मारी। 2 कदम चला, मैं देख रहा हूँ उसको कि वो रुक गया। रुकते ही जैसे उसने सीने की तरफ वापस मुड़ा, मुड़ते ही उसने ऐसे राइफल सीने की तरफ करी, तब कुछ क्षण के लिए लगा यार योगेंद्र अब नहीं बचेगा, लेकिन कहते हैं जाको राखे सैन्य मर सके न कोई। इस देश को भारत माँ कहते हैं ऐसे नहीं, क्योंकि कंकर मिट्टी वाली जमीन नहीं, सजीव है। माँ भारती अपने बेटों की वीरता, शौर्य, पराक्रम, बलिदान को कभी दफन होने ही नहीं देती। इसका भी एक इतिहास 1962 में था, बैटल ऑफ रजांगल, जहाँ पर हिंदुस्तान के 120 जवान लड़ते रहे, जिसमें से 114 जवान शहीद हुए और 4 उसमें से जीवित बचे। 4 में से आज एक जीवित है, जो उनकी उस युद्धों की दास्तानों को सुनते हैं, क्योंकि माँ भारती किसी न किसी एक को माध्यम चुन लेती है। तो शायद मुझे वो माध्यम चुन लिया होगा, तभी तो जब उसने गोली चलाई तो यहाँ सीने की तरफ चलाई। यहाँ पे पर्स रखा था, पूरी पैंट फट गई थी चलते चलते, तो पर्स रखा हुआ था, उसमें 5-5 रुपए के सिक्के थे। गोली सिक्कों पे जाके लगी, शायद सिक्के भी माँ भारती ने इकट्ठे कर दिए। गोली लगते ही लगा यार मर गया, मुझे कोई सेंस नहीं था। फिर उनका जो दूसरा हथियार उठाता आ रहा था बंदा, उसने आकर के जब हथियार उठा करके जा रहा होगा, उसका पैर मेरे पैर से टकराया, तब मुझे एकदम से चेतना आई, लगा तो जिंदा है। तो फिर एक अंतर्मन से आवाज आई, योगेंद्र अभी तक नहीं मरा तो अब मरेगा भी नहीं। तो मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड था, हैंड ग्रेनेड से मैंने हमला किया। तो कोट के अंदर जो हुड लगे होते हैं, हुड के अंदर वो ग्रेनेड गिरा, जब तक वो निकाल पाता फट गया, उसका सर फटा, हमारे ऊपर गिरा। उस धमाके से एकदम से उनमें खलबली मची उनकी टीम में, इनमें से कोई जिंदा है। कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से रेनफोर्समेंट है। बस वही एक मौका था मेरे पास। मैंने दोनों हाथों से उसकी राइफल को उठाने की कोशिश करी, लेकिन ये हाथ नहीं हिला, सिर्फ कंधा हिला। एक हाथ से राइफल उठाई, वहाँ से पलटा खाया, वहाँ से फायरिंग किया, 4-5 बंदे मारे गए। फिर दूसरे पत्थर से, तीसरे पत्थर से 4-5 जगह से फायरिंग किया। फिर वहाँ से वो भाग खड़े हुए। बेबस और लाचार था, चल नहीं सकता था, लेकिन खिसकता, रेंगता, फायर करता 4-5 मीटर तक आगे गया। 4-5 मीटर जाने के बाद देखता हूँ सामने तो उनका लंगर चल रहा है, उनके लिविंग टेंट लगे हुए, वेपन की डिप्लॉयमेंट, सब कुछ वहाँ से दिख रहा था। सब कुछ देखता रहा। फिर दिमाग के अंदर फिर पागलपन छाने लगा, योगेंद्र तुझे तो नीचे जाना है, साथियों को बचाना, किसी भी फिर सर हिम्मत टूटने लगी थी उस टाइम। फिर हिम्मत को थोड़ा थोड़ा हौसला जोड़ा, हाथ टूट करके बिल्कुल लटक गया था। तो जब लटके हुए हाथ में आपस में हड्डियां टकराती थी, असहनीय पीड़ा का एहसास हुआ। इससे बांधने की कोशिश करने लगा, बंध नहीं पा रहा था। फिर उठाया, पीछे कमर पे फेंका, बेल्ट में फंसाया। फिर धीरे धीरे खिसकता वहां तक पहुंचा जहां पर विशाखी शहीद हो रखे। मन में एकदम से ख्याल आया, देख इनमें से तेरी तरह कोई जिंदा तो नहीं। अगर के सर एक एक को देखने लगा तो किसी का ये सर फटा हुआ बाहर है, किसी के पूरे फेफड़े निकले हुए बाहर है। फिर तो मैं एक एक कोट में रखकर बहुत देर हुआ, बहुत देर। 19 साल की उम्र, 2.5 साल की सर्विस, न तो उम्र का तजुर्बा न सर्विस का। ये भी पता नहीं इस पहाड़ी से हिंदुस्तान की तरफ पाकिस्तान की तरफ रात को चली थी, नहीं पता था। जिधर भी देखता उधर ही बर्फ, पहाड़, इसके सिवा कुछ भी नहीं। बहुत देर होता रहा, रोते रोते। फिर शायद मैं अपने आप से जुड़ गया हूँ। हम जब अपने आप की बात करते हैं तो हम ये बॉडी, ये शरीर तो नहीं, हम तो एक सोल हैं जिसको ये शरीर धरती पर कुछ दिन के लिए काम करने के लिए दिया है। जहाँ हम अपने आप, अपनी सोल से जुड़ते हैं तो अपनी परमात्मा से जुड़ते हैं, और परमात्मा से जुड़ते हैं जिस देवी देवताओं को आप मानते हैं, साक्षात हमारे सामने आकर के खड़े हो जाते हैं।
मैं रोता हुआ अपने आप से जुड़ा, अपने परमात्मा से जुड़ा, परमात्मा से जुड़ा तो सुदर्शन चक्र से जुड़ गया। सीधा एकदम से आवाज आई, योगेंद्र बेटे इस नाले से नीचे की तरफ चला। मैं कुछ कंफ्यूज था, फिर दोबारा आवाज आई, योगेंद्र बेटे इस नाले से नीचे की तरफ चला। फिर तो उस थोड़ा सा सेंस था कि कुछ है, ईश्वरी शक्ति है। मैं उस रास्ते से जो बताया था उससे लुढ़क करके नीचे आया 500 मीटर। फिर अपने साथियों को इन्फॉर्म किया, सारी सूचनाएं वहाँ की जो इन्फॉर्मेशन दिया। कमांडिंग अफसर को सूचना मिली, दिन का 1:30-2 बज रहा था। कमांडिंग अफसर ने बोला, इस लड़के को मेरे पास पहुंचाओ जल्दी से। कोई ऐसे साधन संसाधन नहीं जिसपे लिटा करके बिठा करके भेजा जा सके। जवान मुझे कंधे पे डाल करके पीछे की तरफ ला रहे हैं। खून बहता जा रहा है। शाम हो गई, क्योंकि पहाड़ियों पे चढ़ना आसान है, उतरना बहुत मुश्किल है। शाम हुई, इतना खून निकल गया, मुझे भी दिखा देना बिल्कुल बंद हो गया था। तो जो कमांडिंग अफसर आए उन्होंने बोला, बेटे मेरे को पहचानता नहीं। सर मुझे कुछ भी नजर नहीं, सिर्फ आवाज़ सुनाई दे रही है। बोला, मैं तेरा कमांडिंग अफसर कर्नल कुशाल सिंह ठाकुर, जय हिंद साहब। बहुत तेज सर्दी लग रही है। उन्होंने अपने टेंट के अंदर लिटाया। जो स्नो वाले टेंट है, थोड़ी हीट देती, थोड़ा गर्म हो जाते हैं, थोड़ी सी गर्मी महसूस हुई। तो मैं बोला, साहब थोड़ा सा पानी पिला दो, मेरी जबान बैठने लगी थी। बोला, पानी नहीं। एकदम से डॉक्टर ने शायद सुन लिया होगा, डॉक्टर आया दौड़ कर, उसने थोड़ा सा ग्लूकोज पिलाया। थोड़े से, क्योंकि होठ बिल्कुल सूख रही थी, जबान बैठने लगी थी, उसने थोड़े से एनर्जी महसूस हुई। कुछ बताएगा बेटा? हाँ सब बताऊंगा। बल्कि तमाम घटनाक्रम, तमाम जो मैं वहाँ पर देख गया इंफॉर्मेशन, वो सब कुछ उनको बताई। घटनाएं घटित हुई, इससे अवगत कराया। फिर लास्ट में बोले, कहाँ पर है? सब वहाँ जहाँ से आप बैठ करके ऊपर देख रहे हो, वो है। जवान की रिक्वायरमेंट क्या है? जवान की रिक्वायरमेंट नॉमिनेशन फिल कर दी। खाने के लिए, सब खाने के लिए तो भूखे नहीं लगते। 72 घंटे से भी ज़्यादा का समय हो गया था। हम एक बड्डी पेयर, एक पार्ले-जी वाले बिस्कुट के पैकेट थे, आधा बिस्कुट का पैकेट खाया था, आधा तो बैलेंस था। सब भूखे नहीं लगते। बस इतना कहते कहते फिर डॉक्टर ने कौन सा इंजेक्शन लगाया, फिर मुझे पता नहीं कहाँ पर 3 दिन के बाद होश आया, देखा पंखा चल रहा है। पता चला श्रीनगर हॉस्पिटल में। वहीं पर सूचना मिली उसी रात दोबारा से हमारी टीम, हमारी फौज ने हमला किया और बिना किसी कैजुअलिटी के टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहरा दिया। टाइगर हिल की जीत कारगिल युद्ध का टर्न हुआ, फिर सीज फायर हो गया। आज हम 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। मुझे भी वहाँ से दिल्ली बेस हॉस्पिटल रेफर कर दिया। 16 महीने हॉस्पिटल में रहा। 16 महीने 16 महीने में वापस ठीक होकर के भारतीय सेना में गया। 25 साल भारतीय सेना में सेवा किया। अभी 3 साल पहले सेवा निवृत्त हुआ हूँ, लेकिन अपने कर्तव्य और दायित्व से निवृत्त नहीं। ये जो आपने अभी कहानी पूरी बताई है हमको, आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा भावपूर्ण कहानी है। मतलब क्योंकि हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं रो नहीं रहा हूँ, मतलब लिटरली, बट आई थिंक काफ़ी इमोशनल कहानी है। एंड जो ब्रेवरी आपने जो दिखाई, जो मतलब दृढ़ता एंड ब्रेवरी, जो आपने जिद वहाँ पे पकड़ी, शायद उस रात को अगर वो नहीं पकड़ी होती तो इस पूरे वॉर का रुख कुछ और भी हो सकता था। तो सर ये तो आई थिंक आपको बहुत बहुत नमन है पूरे भारतीयों की तरफ से, कि जो आपने कर दिखाया वो बहुत ही मुश्किल है। हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते, जो आपने किया है वो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, हम सोच भी नहीं सकते। आई थिंक ये इतनी बड़ी चीज़ है। आपके परिवार का सर क्या रिएक्शन था जब उनको पता चला होगा कि आप श्रीनगर हॉस्पिटल में हैं? श्रीनगर हॉस्पिटल का नहीं पता चला था सर। तो उस समय मोबाइल तो थे नहीं, चिट्ठी का दौर हुआ करता था। लड़ाई के दौरान भी इतना तो समय निकल जाता था
कि मैं एक चिट्ठी मैं उसमें 4 शब्द लिखता था कि मैं ठीक हूँ और सब अपना ध्यान रखें। तो ऐसा रूटीन हो गया था कि एक चिट्ठी मेरे पास आ रही है तो एक घर जा रही है। उनके पास चिट्ठी आना बंद हुआ, उनको पता चल गया कि लड़की को कुछ हो गया। तो जो बड़ा भाई था उस समय छुट्टी पे था वो। तो श्रीनगर जैसे ही मुझे होश आया तो वो सैटेलाइट वाले फ़ोन थे, एक आया, बोला अपने घर पे बात कर लो। हमारे घर पे फ़ोन है नहीं और मुझे मेरे भाई से बात करा। भाई कहाँ पर? मैं फिरोजपुर पंजाब में। तो बात करने लगे, बोला वहाँ पता चला भाई तो पूरा घर छुट्टी गया। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर घर पे कोई सूचना पहुँचती है तो संभाल लेकर करवाना। क्योंकि मेरा एक साथी था मैनपुरी का, जी। अकेला लड़का था, उसकी डेड बॉडी नहीं पहुंची, उससे पहले उसकी माँ चली गई थी। जैसे ही सिग्नल गया माँ ने जो है प्राण त्याग दिए थे। माँ तो ऐसी ही होती है। तो मैंने भी शिव साहब से जो थोड़ा सा होश था, मैं सर घर पे सिग्नल मत दे, मैं जब ठीक हो जाऊंगा तब मैं भी सूचना पहुँचाऊँगा। तो वहाँ फिर मैंने ससुराल में फ़ोन किया और उन्होंने जाकर के बताया। मैंने इतना ही बताया ना कि मैं पहाड़ी पे चढ़ रहा था, गिर गया, हाथ टूट गया, कुछ नहीं। लेकिन कौन विश्वास करता है? बहुत उन्होंने रोना धोना किया। घर जाकर के फिर भाई ने बड़ा समझाया। अगले दिन भाई ताऊ जी के लड़के थे, ये दोनों मुझे RR हॉस्पिटल में ढूंढते थे। शाम हो गई, इनको नहीं मिला। फिर शाम के टाइम फिर इनको पता चला कि बेस हॉस्पिटल में हूँ। पूरा बैंडेज हो रखी थी सर से लेकर के पैर तक, ये चारों तरफ ऐसे घूम रहे। मेरी एकदम से नजर पड़ी, यार ये तो भाई। फिर आवाज़ मारी, फिर ये आए। क्योंकि उसी दिन जिस दिन मैं वहाँ से श्रीनगर से दिल्ली आया, उसी दिन वो मेरा साथी रामदास योगेंद्र यादव, उसकी डेड बॉडी आई थी उसी जहाज में। और सुबह ये न्यूज निकली थी कि शहीद योगेंद्र सिंह यादव 18 की थी। मेरे गांव वाले तो जानते थे कि भाई इनका लड़का फलाने का लड़का उनमें है। तो पूरे गांव में ये था कि यार इनका बेटा शहीद हो गया है। वो मेरी डेड बॉडी का इंतजार कर रहे थे कब आए। कि भाई आया, उसने बताया कि इस तरह से, बोले 3 दिन हो गए गाँव में खाना नहीं बना। तो फिर वो रात को वापस गए, गाँव में जाके बताया, वो अभी ठीक है, हॉस्पिटल में है। लेकिन किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। फिर अगले दिन पूरा गाँव भर करके उन्होंने, जब तक उन्होंने देख नहीं लिया तब तक यकीन नहीं हुआ। तो ये हुआ सच। और आपकी माता जी भी आई होंगी? माता जी आई थी। फिर माता जी सबसे पहले तो माता जी आई थी, और वो ऐसे चारों तरफ घूमती रही, नहीं उनको भी पहचान में आया। फिर मैंने ही एकदम से आवाज़ मारी तो देख करके, क्योंकि बेटे को अगर इस हालत में कोई भी दिखता है तो माँ का तो कलेजा फटता ही है। लेकिन फिर भी माँ भी हिम्मत रखी और माँ को तसल्ली देने लगा, मम्मी अब तक जो हो गया हो गया। रोने से मैं ठीक नहीं हो सकता। अगर रोना ही है, रोने से ठीक हो सकता हूँ तो मेरा भी बेड बाहर निकाल लो, मैं तुम्हारे साथ रोता हूँ। तो ये हिम्मत रखी, क्योंकि मुझे भी मालूम था कि किस परिस्थिति से, क्योंकि सैनिक अकेला नहीं लड़ता, उसका परिवार भी युद्ध लड़ता है, वो भी इसी तरह की अवस्था में होते हैं। मुझे मालूम है कि हमारे ये घर में कभी कभी खाना बनता था, खाना नहीं बनता। और सर, जो एक हीरो होता है उसके पीछे जो असली एक हीरोइन होती है, जो आपकी पत्नी, तो आई थिंक आपकी शादी कुछ दिन पहले ही हुई थी ऐसा? 5 मई को शादी हुई थी, 20 मई को मैं चला गया था। 15 दिन शादी के बाद। लेकिन उनका जो बैकग्राउंड था वो सिविलियन का था, जी। तो उनको तो फौज का इतना नहीं पता था। माँ को मालूम था जी। कि किस अवस्था में है, और मैंने किसी को बताया भी नहीं था, जाते समय भी नहीं बताया था कि मैं लड़ाई पे जा रहा हूँ। मुझे मालूम था कि किस तरह की अवस्थाएं होती हैं। लेकिन माँ का हृदय तो एक माँ का होता है कि उसको एहसास हो जाता है। ये टेलीफोन तो अब चले हैं कि हम टेलीफोन पे पूछ लेते हैं कि बेटा क्या हुआ है ना। जी। माँ हजारों खुश बैठे हुए भी अपने बच्चे को पता लगा देती है कि आज उसको बुखार है, आज उसकी तबीयत खराब है। बिल्कुल।
तो ये जो आत्मिक एहसास होते हैं, तो उनसे माँ को एहसास था कुछ हो गया बेटे, उनको सांत्वना दिया। फिर वाइफ आई, वो भी रोने लगी। अब इनको वहाँ से निकालना था, तो फिर वहाँ में एकदम से नॉर्मल कैसे किया। फिर मैंने एकदम से बोला, मैं कहा, इसलिए तो नहीं रो रही, तुम्हारे 25 लाख और पेट्रोल पंप चले। ना क्या बकवास है, बकवास क्या है, ये तो पता था ना हमें, छोटे छोटे हमारे पास रेडियो थे। जी तो सबसे पहले कारगिल के शहीद होने वाले यूपी और बिहार के जो बंदे थे, उनको 10 लाख रुपये स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से और 15 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जी 25 लाख मिलने थे और पेट्रोल पंप मिलना। मैं कहा यही तो नहीं हुआ कि पेट्रोल पंप चला गया, हमारा 25 लाख भी चले गए, जिंदा बच गए तो इसलिए रो लो। क्या होगा, तो ये निकालने का था, बाकी तो कुछ नहीं। मैं जानता हूँ कि भाई परिस्थिति किस तरह की होती है। कोई भी फैमिली अगर उनका कोई बेटा फ्रंट में है और पता है कि लड़ाई चल रही है, सबकी सांसें रुकी हुई होती हैं। सबकी रुकी हुई है। तो मुझे लगता है आपका जो ये दृढ़ संकल्प था, एक तरह से जो आपने ठान लिया था, यही वजह थी कि 17 गोली और ना जाने कितने ग्रेनेड खाने के बाद भी आप। हाँ सर, देखो ये आप जिस पेड़ के फल खा रहे होते हो ना, हमें उस पेड़ के संघर्ष का नहीं पता होता, किस माली ने किस तरह से जो है उसको कितनी बीमारियों से बचा करके स्वस्थ रखा है, कितना उसने अपना समय उस पेड़ को दिया है ताकि वो एक स्वस्थ पेड़ बन करके हम लोगों को फल दे पाए। तो हम व्यक्ति की सफलता के बारे में जानते हैं, उस संघर्ष की कहानी के बारे में नहीं। अब अगर वो खेतों में काम करके घर में उस तरह की कुटाई पिटाई ना होती, जी तो ये दर्द सहने की आदत भी ना होती, और ये आज जिस मुकाम पे पहुंचा हूं शायद यहाँ तक भी नहीं पहुंच पाता। यही है कि हम देखें सर, अगर अपने लाइफ को, कि हमारे लाइफ में जो 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 घटित हो रहा है वो कोई भी अकारण नहीं, बिल्कुल। उसका कहीं ना कहीं कोई कारण है, कोई मकसद है, और जो व्यक्ति उस मकसद को समझ लेता है वो और आगे बढ़ जाता है। तो जैसे स्टीव जॉब्स हैं, जो यूएस के, जो अब तो वो जिंदा नहीं है, उन्होंने ये बोला था, एक स्टेटमेंट दिया था कि आप जो आपकी जिंदगी में घटित होता है वो एक डॉट की तरह है, और आप उन डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली क्या होता है, आप उन डॉट्स को कनेक्ट कर पाते हैं जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं कि क्या हुआ मेरी जिंदगी में। आगे देखना बड़ा मुश्किल है, नहीं तो हर कोई बिल्कुल पहचान जाएगा कि मेरी जिंदगी किस डायरेक्शन जा रही है। बट वो बोलते हैं कि, उन्होंने बोला था ये, कि वो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होता है सब चीजें। बिल्कुल सर, जुड़ा हुआ आता है। ये जो 5 रुपए के सिक्के कहाँ से आए? क्योंकि मैं सबसे जूनियर सिपाही था, और फौज का एक ट्रेडिशन होता है, जो सीनियर होते हैं वो जूनियर से काम कराते हैं ताकि वो काम करना सीख जाए, हमारी परंपराओं में ढल जाए। तो मैं जूनियर था, तो जूनियर का काम है भाई, घर में जो भी आ रहा है उसका आदर सत्कार, यानी चाय पानी ये वो सब कुछ दीजिए। तो जो हमारे सीनियर थे वो ऐसे बैठ करके मनोरंजन के लिए ताश पत्ते खेलते थे, और बस शर्त लगा लेते थे, बोला बिस्किट की शर्त है, चाय के साथ में बिस्किट हो जाए। अब बिस्किट लाएगा कौन? जूनियर लाएगा। अब बार बार मुझे ही भागना पड़ता था, मीट कैंटीन से बनी है, कैंटीन से जाना। मैंने सोचा यार क्यों रोज रोज, ये तो रोज का इनका ड्रामा है, रोज खेलते हैं, मुझे ही जाना पड़ेगा। इससे अच्छा यार पूरा जो पैकेट होता है 20-25 का, मैं पूरा कैंटीन से खरीद के ला करके अपने बैग में रख लिया। और जब वो बोलते भाई, उनकी जो है बाजी होती, बोला बिस्कुट ला, मगर 5 रुपए फेंके। मैं उन चीज उस समय उसको सोचता था यार ये मुझे परेशान कर रहा है, लेकिन वो जीवन का एक डॉट था कि वो रोज ताश खेलते रहते थे, बिस्किट मांगते रहते थे, मैं उनसे पैसे लेता रहता था, वो पैसे मेरे जेब में
रोते रहे। ये नहीं पता था कि ये 5 रुपए के सिक्के, 5 रुपए की बिस्किट 5 रुपए के बिस्किट आपकी जिंदगी बचा लेंगे। जिंदगी बचाने। तो हम लाइफ में सच में उन्होंने जो पीछे मुड़ करके हमें जरूर एक बार देखना चाहिए, और उसके ऊपर पछतावा नहीं। यार हमारा सर्किल ऐसा था, डॉट 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 करके देखोगे तो हमारी लाइफ, और जीवन में कभी परिस्थितियों को देख करके रोना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। क्योंकि हम जब कोई भी काम या परिस्थिति को देखते हैं, अगर अरे कैसे होगा, कैसे होगा, ये नहीं होगा, मेरे साथ तो बड़ा अन्याय होगा, मेरा क्या कसूर था, मुझे वैसी बेफालतू की सजा दे दी जा रही है, ये जिंदगी पता नहीं मेरे साथ क्या कर रही है, तो हमारी लगभग 40% एनर्जी लॉस हो जाती है। बिल्कुल। हम थोड़ा सा और निढाल हो गए, और अगर वही चीज आपने एक्सेप्ट कर लिया, जो है वो ठीक है। महाभारत में एक संवाद है कृष्ण और कर्ण का। जब युद्ध तय हो जाता है तो कर्ण को रथ पे बैठा के लेके आते हैं बात करने के लिए, क्योंकि कृष्ण को मालूम था कि यही एक योद्धा ऐसा है इनके पास जिसके बलबूते पर दुर्योधन जो ना युद्ध की हामी भरता है। एक कूटनीति होती है ना यार, जो शक्तिशाली है उसको तोड़ लो, अपने में मिला लो। बिल्कुल। तो बड़े कूटनीतिज्ञ भी थे, तो उसको बोलने लगे, बोला तुझे पता नहीं है तेरा जीवन कौन है? बोला मैं सूत पुत्र हूँ, राधिका पुत्र। बोला तू सूत नहीं है, तू एक क्षत्रिय है, कुंती का पुत्र है, पांडवों का ज्येष्ठ है। फिर जब वो कहानी बताते हैं तो फिर वो बड़ा, अगर ऐसा है तो मेरा क्या कसूर था, मुझे नदी में क्यों बहाया गया? जब मैं स्वयंवर में गया तो द्रौपदी के द्वारा ठुकराया गया सूत पुत्र के नाम से। जब मैं शिक्षा के लिए गया द्रोणाचार्य के साथ, तो उन्होंने मुझे ठुकरा दिया, मेरा क्या कसूर था, मेरा क्या कसूर था। वो पुराने जीवन के ऊपर पछताते चले गया, पछताता चला गया, और उसकी एनर्जी टूटती चली गई। बोला बताओ वासुदेव मेरी क्या कसूर थी? बोला तू अपना रोना रो रहा है ना, इसलिए तू रोता हुआ ही मरेगा। मेरा देख, मैं तो जेल में पैदा हुआ था 7 तालों के अंदर, और मेरा सगा मामा मुझे मारने को जो है हर घड़ी योजनाएं बना रहा था। मैंने परिस्थिति को अडॉप्ट किया, छोटी सी अवस्था में भी राक्षसों का विनाश किया, गैया भी चराई, गोबर भी उठाया, बांसुरी भी बजाई, जो परिस्थिति थी उसका एंजॉय किया। आज मैं बांसुरी बजा रहा हूँ और मैं अपनी परिस्थिति से खुश हूँ, क्योंकि जब परिस्थितियों से जब व्यक्ति लड़ने लग जाता है, परिस्थितियों को अडॉप्ट कर लेता है, तो उसकी जो 100% एनर्जी है वो 200% हो जाती है। मतलब हम अपने आप को विक्टिमाइज ना करें, विक्टिम ना बनाएं अपने विक्टिम आप को, नहीं है, ये सोचें कि हम अपनी परिस्थिति कैसे बदल सकते हैं, यस उस पे काम करें। उस पे ये जो है। अब मैं यार आज मेरे पास सर गाड़ी है, रोड वो भाई कंक्रीट वाली नहीं, बोला मैं तो नहीं चला पाऊंगा। चला ना यार, अभी ये थोड़ा सा जो है टूटे हुआ रोड है, तो आगे जाकर के यार कंक्रीट का भी मिलेगा, ठीक है। आज अगर मेरे पास प्याज और गुड़ के साथ रोटी है, बोला मैं तो नहीं खाऊंगा। खाओ, जो काम है अब आज जो चीज है उसको अडॉप्ट करो, ईश्वर का आशीर्वाद समझो, प्रसाद समझो, और उसको खुश होकर के खाना शुरू करोगे ना, तो वो प्याज गुड़ सूखी रोटी भी बिल्कुल घी की रोटी से ज्यादा ताकत दे सकती है। सर, एक सवाल आपसे मेरा बहुत मन है पूछने का। आप जैसे अब आप परमवीर हैं, यू आर द अल्टीमेट वॉरियर, मतलब अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो ब्रेवरी जो होती है उसको कैसे, हाउ डू यू डिफाइन करेज? मतलब करेज कैसे आता है और कैसे डिफाइन करते हैं? या मतलब वो खाली इज इट लैक ऑफ फियर कि अगर मेरे अंदर कोई भय ना हो तो मैं क्या करेजियस हो गया, क्या उसको बोला जाएगा?
करेज को कैसे आप कैसे डिफाइन करते हैं? आह, किसी संस्था, किसी व्यक्ति, किसी जो नाम है, उसके साथ आपका इतना गहरा संबंध हो जाना कि उसमें ही आपको परमात्मा दिखने लग जाए, ये प्रेम की पराकाष्ठा होती है। और जो व्यक्ति इस प्रेम में डूबता चला जाता है उसको पागल बोलते हैं। और फौजी सबसे बड़ा पागल होता है, और जितना बड़ा पागल होता है उतनी बड़ी उसकी प्रेमी होती है। वो अपने आगे, और उसके आगे पीछे क्या हो रहा है उसको कुछ नजर नहीं आता। फेर की बात करी, डर, डर के दो स्वभाव होते हैं। एक डर होता है यार मुझे अपनी जिंदगी बचानी है, कोई अगर सामने से गोली चल रही है तो उस गोली से बचने के लिए भागता है। दूसरा डर ये होता है कि मेरे घर की आन बान इज्जत मान सम्मान वो कहीं धूमिल ना हो जाए। एक गोली को डर करके पीछे भाग रहा है, और एक जो गोली आ रही है वो मेरे घर की इज्जत मान सम्मान और अभिमान को तोड़ने वाली है, तो एक आगे भागता है उस गोली को रोकने के लिए। बस यही फर्क होता है। एक लड़ जाता है, मर जाता है, और एक डर करके भाग जाता है। तो डर के भी दो स्वभाव हैं। तो जो ब्रेवरी है, जो वीरता है, वीरता के अंदर डर है अपनी यूनिट का, नाम नमक और निशान को बचाने का, अपनी यूनिट की परंपराओं, अपनी फौज की परंपराओं को निर्वाह करने का, कि ये इनके ऊपर कोई दाग ना लग जाए। और राष्ट्र का तिरंगा जिसके जहन में बसा हो, इस तिरंगे से ज़्यादा और कोई खूबसूरत कुछ नहीं होता। अल्टीमेट मरना सबको है, लेकिन ऐसी मौत मरो ना जो दुनिया आपके मौत पर रोए और एक सदियों तक याद करे। सबको मर। बहुत खूब बोला सर, बहुत खूब। जब सर खबर आई कि परमवीर चक्र मिलने वाला है, तो कैसे आई वो खबर आप तक, और क्या रिएक्शन था आपका, फैमिली का, आपके यूनिट के लोगों का, सबका? नहीं, तो जैसे मैं बताया कि पहले फोन वोन का तो कुछ था नहीं। जुलाई 29 के आसपास एक हमारी यूनिट से वो पेंशन आउट जा रहा था, तो जबलपुर जाएगा, वहाँ पे सेंटर में जाएगा। सीयू कमांडिंग ऑफिसर ने जो है 10-12 पेज का एक लेटर दिया, जाकर के उसको दे देना। कोई सूचना नहीं थी क्या मिल रहा है क्या नहीं, और कुछ नहीं पता। तो वो आए, बोला नायक साहब थे, बोला ऐसे करना, इस लेटर को पढ़ लेना। सीओ साहब ने बताया तेरे पास बहुत मीडिया वाले हैं और ये ही पढ़ करके उनको बताना है। अच्छा, क्यों आएंगे? बोला वो हमें नहीं पता। अच्छा सर, उसको मैं ऐसे रात दिन लेकर के पढ़ता रहा। उसमें तो सीओ साहब ने बहुत कुछ बढ़ा चढ़ा करके लिखा हुआ था, अब जो वो रट नहीं पा रहा। और फिर मन हट गया। सीओ साहब बोले मीडिया वाले आएंगे, यहाँ तो कोई भी नहीं है। अरे मैं बकवास है सर। मैंने उसको सर अपना अलमारी में रख दिया। हाँ, मीडिया वाले कभी कभी कोई आता था तो एज ए कारगिल के पेशेंटों से बात करने के लिए, और एक था हमारे पास ऐसे जो बोलने में बड़े माहिर थे। अच्छा। तो हम कोई मीडिया वाले से बात नहीं, उसी के पास भेज, वो ये बताएगा भाई अच्छे तरीके से। तो वो बड़े जोश के साथ में बताते थे, तो सब उसी के पास जाते। 14 अगस्त 1999 हम शाम के टाइम अपने डिनर करके ऐसे बैठे हुए थे, तो जब तक मैं थोड़ा थोड़ा चलने लग गया था, तो जो फिर वहाँ दोस्ती होगी सबसे, सब टूटे फूटे थे। तो दोस्ती बैठे हुए एकदम से नजर पड़ी, कारगिल युद्ध के दौरान 4 परमवीर चक्र, जिसमें से एक ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, 18 ग्रेनेडियर,
मरणोपरांत। तो एकदम से सब आए, अरे यार तेरी यूनिट को, तेरी कंपनी को यार एक परमवीर चक्र मिला। बोला पार्टी बनती है भाई। मगा है पार्टी देंगे, क्या बात कर रहे हो? बोला मंगा, कुछ मंगा। अब ये हॉस्पिटल में क्या मंगाऊंगा है, मैं सुबह खिलाई। अच्छा, बोला नहीं सब बधाई देने हैं, मुझे बधाई दे रहे, सो गया बधाई हो गई। रात को 12 साढ़े 12 के आसपास जो एमएनएस होती है नर्स, वो आई, उसने जगाया। बोला आपका आर्मी नंबर रैंक नेम क्या है? मैडम बेड कार्ड तो लगा है, इसमें लिखा तो है सब कुछ। बोला नहीं नहीं आप बताइए। अब ये बता दिए। सो अगले घंटे के बाद फिर उठा दिया। बोला अपने घर वालों के नाम बताओ। घर वालों का नाम बताया तो मेरे को डाउट गया, घर पे कुछ बात हो। इस अवार्ड की तरफ कुछ नहीं था, अच्छा, घर पे कुछ बात आपको लगा घर पे कुछ हो गया? घर पे कुछ। मैं मैडम ये तो बता दो हुआ क्या? नहीं हमें नहीं पता, हमें पूछा जा रहा है। फादर नेम, कितने भाई हो, भाइयों के नाम, मदर नेम, वाइफ का नाम, सब पूछ करके चली। तो आपको नींद ही नहीं आई होगी उसके बाद? बहुत देर तक नींद नहीं आई। फिर मैं बोला मैडम दर्द का इंजेक्शन लगाओ। बहुत दर्द होता था समझते। फिर उसने एक टेबलेट दिया, इंजेक्शन तो नहीं दिया। फिर मैं सो गया। सुबह 4 बजे फिर उठा दिया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मिलने के लिए आ रहे हैं आपसे। खींच लिए। बोला हमें नहीं मालूम, सुबह आएंगे, दाढ़ी बना लेना। बोला मेरे से दाढ़ी नहीं बनती इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी हमारी, कटनी नहीं थी उस सोचते। मैडम बार बार को बता देना। तो बोला अच्छे कपड़े साफ पहन करके बैठना, चीफ आ वहाँ बता दिया। बोला ये इसका बेड जो है सजा दो। सजा दो क्या? नहीं वो होता ही है सब, वीआईपी कोई आएगा। बिल्कुल। बेड शीट नई, ये सब कुछ नया, नए कपड़े। बार बार आया, उसने दाढ़ी वाड़ी बना करके बैठे सर ऐसा। बोला लेटेगा नहीं बैठेगा, सलवट पड़ जाएगी इसमें बेड शीट में। अरे बड़ी सजा दे दी हमें। बस बैठ गया, मैं बैठा रहा। 9:30 बजे के आसपास चीफ साहब पहुंचे। तो काफिला होता ही उनके साथ में। तो हॉस्पिटल के कमांडेंट थे, उन्होंने एकदम से इशारा किया, दिस बॉय यू गेव मरियादा। चीफ साहब एकदम से आकर के बेड पर बैठे, ऐसे कंधे पे हाथ रख करके बोलते, बेटा बधाई हो। किस बात की? परमवीर चक्र। सर वो तो मरणोपरांत है, मैं तो जिंदा हूं। वो तो मेरे साथी को मिला। बेटा एक नाम के लाख व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन आर्मी नंबर का एक ही होगा। बोला जब हमने रात को 9 बजे के बाद जब पोस्ट मस्त तो दिखा दिया, भाई डेड बॉडी कहाँ है इसकी? रात को 2:30 बज गई। 2:30 बजे हमें पता चला कि तो हॉस्पिटल में जिंदा है। तो इसीलिए तो आपको ही मिला था, हाँ। लेकिन उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था पॉजिटिव। तो फिर मुझे भी लगा कि मेरे साथी को, तो हमें तो खुशी थी भाई, सेम नाम है। हाँ। तो फिर बोला नहीं ये कहीं एमओडी में इनको जो है वो हुई है, इसलिए मैं माफ़ी भी मांगता हूँ और बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ। फिर तो मीडिया वाले फिर लगे, वो मीडिया वाले अब वो लेटर पढ़ूं या उनसे बात करूं? सर मेरे से लेटर नहीं पढ़ा गया, और जो चीज़ आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ यही मैंने बात उनसे करी कि सर ये हुआ। चीफ साहब ने भी मुझसे पूछा बेटा बता क्या क्या हुआ। फिर उन्होंने बैठ करके 1 घंटे पास मेरे पास बैठे रहे कि यही चीज़ भी बताई सर ये हुआ। फिर धीरे धीरे जीवन में बदलाव आया था। एक खुशी थी कि जिसकी कल्पना से भी परे है, क्योंकि फौजी कभी मेडल के लिए लड़ता ही नहीं है, उसके बारे में कभी सोचता ही नहीं है, और जिसके बारे में किताबों में पढ़ा आज वो मेरे पास आने वाला है। तो बस ईश्वर से एक ही चीज़ उस समय ईश्वर ने दिया कि ये तेरा नहीं, तेरे साथ शहीद होने वाले उन तमाम सैनिकों के लहू का एक चिराग है जो तेरे सीने पर लगने जा रहा है, और इस चिराग से लाखों चिराग जलाने। इस
इस भाव से उसको देखा और फिर धीरे धीरे जीवन परिवर्तन हुआ। एक ऐसा लड़का जो कभी क्लास में खड़ा होकर के तो शब्द न बोल पाया, बहुत कठिनाई आई। गांव वाले ले गए मुझे, बोला अब तो गांव में पूरा फैल गया, बोला लड़के को 25,000 की भीड़ खड़ी है सर। नेता लोग तो बोलने में माहिर होते हैं, और वो भी बोल लेते हैं सर, जिसको थोड़ा सा तेज होते हैं, बच्चे भी तेज होते हैं। मैं कभी नहीं बोला, स्कूल में कभी क्लास में नहीं बोला नहीं। अब वहाँ 20,000 की भीड़ में बोलती है, बोला जब खड़ा होकर के, यार तेरे लिए पब्लिक आई है, बोल इनको कुछ। मेरा ऐसे देखने के बाद सर हालत खराब हो रखी थी। अरे गोली चलाना आसान है, गोली चलाना बहुत मुश्किल है। लेकिन बड़ी मुश्किल से माइक लेकर के मैं ऐसे खड़ा हुआ, मेरे हाथ कांप रहे, पैर कांप रहे हैं, और मैं इतना ही शब्द कह पाया कि आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। उस दिन एहसास हुआ कि यार ये जीवन का सफर यहाँ से शुरू हो रहा है, तुझे तो जाना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं। 19 साल के थे जब आपको परमवीर चक्र मिला, सबसे यंगेस्ट परमवीर चक्र अवार्डी हैं आप। तो मैं समझ सकता हूँ आपकी मनोदशा उस समय, इतनी भीड़ के सामने 19 साल का लड़का एक जिसने कभी स्कूल में भी बात नहीं की हो, तो कैसे इतने लोगों को एड्रेस करे, बड़ा मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल था सर। फिर धीरे धीरे अपनी उस कमी को पहचाना, फिर सोचा कि अभी इसको दूर कैसे किया जाए, तो फिर पढ़ाई शुरू की, 12th किया, बीए किया, फिर आर्मी से बीएड किया, आर्मी के कोर्स किए। जितने ही आपके पास नॉलेज होती जाती है, उतने शब्द होंगे तो आपको बोलने में। मुझे याद है कि पहला मैंने जो है लेक्चर लिया 20 मिनट का, आगरा। और फिर तो ऐसा ईश्वर ने जो है वरदान दिया, सीखता गया, बोलता गया। और जो सबसे टॉप मैंने फर्स्ट सबसे बढ़ा के किया था 2015 में कर्नाटका में, 2-2.5 लाख। 2-2.5 लाख? वहाँ पे क्या ओकेजन था सर? ओकेजन था यही मकर संक्रांति के दिन थे। जी। तो वहाँ पर भी एक जैसे द्वार इसमें पुरी में रथ यात्रा निकलती है ना जी। तो वहाँ एक मठ की यात्रा निकालती है, शिव का वो पूरा है। तो वो एक मेला लगता है कन्नड़ में, जी। वो पूरा देहात में उस तरफ पहाड़ी इलाके में। तो वहाँ उस मेले में हर रोज 2.5 लाख 3 लाख लोग आते हैं, मेले में जैसे जाते हैं। वहाँ एक जो संत थे, महंत थे, उन्होंने जो है बोला यार लोग यहाँ मेले में आते हैं, चाट पकौड़ी खाते हैं, झूला झूलते चले जाते हैं, कुछ लेके नहीं जाते। वो हर वर्ष किसी न किसी को बुलाते हैं। तो उन्होंने मुझे बुलाया, तो मैंने वहाँ पे बात किया। तो अब वो डर धीरे धीरे खत्म हो गया, क्योंकि अब वो इज्जत का मान है। जी। क्योंकि अब उन शहीदों की इज्जत, उन लोगों की जो है मान को बढ़ाना मेरा दायित्व तो है। तो इसलिए बोलना ज़रूरी है। इसलिए फिर कुछ मोदी जी ने भी इसका वो किया। 2003 में उन्होंने बोला नहीं स्पीकिंग कोर्स करो, उन्होंने भी जो है सपोर्ट किया। और फिर गुजरात से उन्होंने शुरुआत करवाई। तो पहले यहाँ स्कूल कॉलेज में जाओ, तो धीरे धीरे वो स्टेज फेयर ख़त्म हुआ। और बात कर लेते हैं लोगों से, बस इतना है कि लोग प्रभावित हो जाएं, क्योंकि बात तो सब करते हैं जी। लेकिन उसको तरीके से बात करने से जो है, अगर किसी के जहन के अंदर वो आग लग जाए तो फिर उसका जो है फ़र्क पड़ता है। और 2007 में मैं बिरला स्कूल कलकत्ता में था, ऐसे एक मोटिवेशनल टॉक में गया। तो मैं सोच रहा था कि यार हमारी बातों का किसी के ऊपर असर पड़ता है कि नहीं। कहानी सुनते हैं, ताली बजाते हैं, मतलब वाह 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 भाई बहुत बढ़िया, हाँ चले जाते हैं। मैं फौज का कोर्स किया, तो इंस्ट्रक्टर था मैं कोटली चेन्नई। हाँ, एक एक्सरसाइज थी, एक गांव में हम बैठे हुए थे, एक ऑफिसर एक मैं। तो लास्ट स्क्वाड आया था, 3 लड़के आकर के मेरे पैरों को छूते हैं। साहब पहचाना? नहीं। बोला साहब हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था फौज में जाना। बंगाली बोला डॉक्टर इंजीनियर इसके बारे में सोचता है, लेकिन आपकी बातों को जब सुना, उसी दिन ठान लिया हम तीनों ने कि यार फौज में जाना है।
आपकी बातें सुनकर आज। बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। तो उसने मुझे बहुत इम्प्रेस किया, नहीं अब और थोड़ा सा करना है। तो बस अभी इसी में लगे हुए हैं आज भी। एलन के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसमें 3.5 लाख बच्चे हैं। जी, जहाँ उनके बच्चे आज बड़े डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो फिर उनको वहाँ से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि एक युवा नहीं मरता, जी, राष्ट्र मरता है। बिल्कुल। और राष्ट्र को मजबूत बनाना है, सशक्त बनाना है, तो इन युवाओं को सशक्त बनाना पड़ेगा, इनकी मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। तो उसी प्रयास में लगा हूँ और जीवन का एक पर्पज मुझे मिला है। पहले भी एक पर्पज था युद्ध लड़ना, अब पर्पज है लोगों की जिंदगी को बचाना। बहुत ही नेक काम कर रहे हैं सर आप आई थिंक आपने ये आपकी सेकंड इनिंग्स एक तरह से, जिस मनुष्य ने इतना कुछ ऑलरेडी अपनी लाइफ में सब पा लिया हो, मतलब 19 साल की उम्र में देश का, दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड जो जीत चुका हो, आई थिंक मैं वही पूछने वाला था। आपने खुद ही बताया कि अब आपका लाइफ का पर्पस क्या है, तो आपने बहुत अच्छे से बताया। मैं खुद आईआईटी कर चुका हूँ और आईआईटी की तैयारी कर चुका हूँ, तो मुझे मालूम है कि किस तरह का स्ट्रेस कई बार हो जाता है इस तैयारी में, और माँ बाप की बहुत सारी आशाएं हो जाती हैं बच्चों से, तो वो एक एडिशनल स्ट्रेस होता है बच्चों के ऊपर। तो जो आप काम कर रहे हैं सर, बहुत ही नेक काम है, बहुत ही नेक काम है। एक सर आखिरी सवाल है मेरा, परमवीर चक्र मिलने के बाद आपकी लाइफ और आपकी फैमिली की लाइफ किस तरह से बदली, स्पेशली ये अवार्ड मिलने के बाद? हाँ, मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज हुआ। जब एक व्यक्ति की लाइफ चेंज होती है, तो परिवार की लाइफ अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती बिल्कुल। है। एक सिपाही को, वो चाहे 32 साल तक सेवा कर ले, उसको कभी ऐसे सिविल कोई फंक्शंस में जाने का मौका नहीं मिलता, मीडिया से बात करने का मौका नहीं मिलता। जी, ये परमवीर चक्र मिलने के बाद मीडिया से बात करने का मौका मिला, युवाओं से संवाद करने का मौका मिला, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जाने का मौका मिला। यानी एक जो हमारी परिधि थी होती है सेना में कि यार ये बाउंड्री, इस बाउंड्री से आप बाहर नहीं जा सकते हैं, जी, उस बाउंड्री से भी बाहर जा करके काम करने का जो मुझे एज ए परमवीर चक्र वालों को मिल जाता है, या अवार्डीज को मिल जाता है, कोई और भी अवार्डीज है जैसे अशोक चक्र है, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, तो उसका बेनिफिट उठाना चाहिए कि आप अपने जो पर्सनैलिटी है या अपने करेक्टर को इतना ऊंचा और इतना प्रभावी बनाए कि आप किसी को कुछ दे पाए। तो वही सोच रखी, और उसी सोच से जब मैं पढ़ा तो वाइफ ने भी पढ़ाई शुरू करी, उन्होंने भी पढ़ा, तो उन्होंने भी एमए किया, फिर बच्चे पढ़ रहे हैं, फिर घर के माहौल में थोड़ा सा चेंजिंग आया, और मैं तो 25 साल हो गए। मैंने शुरुआत में कहा उनको भी कि देखिए, अब मैं आपका नहीं, अब मैं राष्ट्र का। जितना अधिकार एज ए पत्नी, एज ए माँ, एज ए पुत्र आप मुझ पर दिखाते हो, उससे कहीं ज़्यादा मेरा राष्ट्र मुझ पर दिखाता है। तो मुझे अपने उन बंधनों में बांधने की चेष्टा ना करें। और अभी वो स्थिति है कि मैं घर में रुक नहीं सकता। अगर मैं घर में रुक गया तो सर मैं बीमार हो जाता। मेरी खुराक बन गई है MMP, माइक मंच और पब्लिक। बहुत अच्छा, ये याद रहेगा सर, बिल्कुल। माइक, मंच और पब्लिक। सर, एक खत्म करने से पहले देश के युवाओं के लिए कोई मैसेज अगर आप देना चाहें? हाँ बिल्कुल। देश, देखिए, हाँ, इस राष्ट्र ने हमें जन्म दिया, शिक्षा दिया, संस्कार दिया, खाना दिया, पानी दिया, प्राणवायु दिया। ये राष्ट्र और क्या दे आपको? अब इस राष्ट्रवासियों का कर्तव्य और दायित्व बनता है कि हमें इस राष्ट्र को, इस धरती को और उन्नत, सुगंधित बनाना। और ये सब जो इस राष्ट्र को सशक्त, समृद्ध अगर बना सकते हैं, वो युवा है। क्योंकि युवाओं में वो एनर्जी, वो ताकत, वो शक्ति, वो जोश है, जुनून है
जो इस राष्ट्र की प्रगति और उन्नति में अगर इस चीज़ को लगाए, ये राष्ट्र जो हम 2047 में विकसित राष्ट्र के सपने जो देख रहे हैं 2035 तक भी पूरा कर सकते हैं। इतनी क्षमताएं हमारे पास हैं, इतना टैलेंट हमारे युवाओं में है, बहुत टैलेंट हमारे। बस अपने इस टैलेंट को राष्ट्र के निर्माण खातिर, राष्ट्र को समृद्ध बनाने के खातिर आप खुद पहले समर्थ बनो, खुद सशक्त बनो, इतने सशक्त बनो कि बाहर से कोई भी चीज आपसे आकर के टकराए वो मुड़ जाए, वो आपके अंदर घुस ना जाए। तो इतने सशक्त खुद बनो, समृद्ध बनो, फिर राष्ट्र बनता हुआ चला जाएगा। राष्ट्र सर्वप्रथम, सेल्फ बिफोर सर्विस, स्वयं से पहले से हम सेवा कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे। और ये सेवा का फल जो भी हमें प्राप्त होता है उसको ईश्वर का आशीर्वाद समझ पढ़ते हैं। आप किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी पंथ के हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आप भारत माता क्या माँ है, और माँ के आंचल को हमेशा सुगंधित रखना हम बच्चों का दायित्व और कर्तव्य है। तो जो भी काम करें, इस राष्ट्र को निर्माण में काम करें, राष्ट्र की उन्नति और प्रगति में काम करें। आज युवा जो एक बहुत बुरी लत में फंसता हुआ जा रहा है, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि नशा राष्ट्र निर्माण का होना चाहिए। ये ड्रग्स का नशा नहीं, ये दारू का नशा नहीं, ये आपका मोबाइल का नशा नहीं, क्योंकि नशा व्यक्ति की मानसिकता को नष्ट कर देता है। और जब मानसिकता नष्ट होती है तो मनुष्य मनुष्य नहीं रहता, वो पशु बन जाता है। हम पशु नहीं हैं, हम इंसान, और हम इंसानियत के नाते हमें इस धरा के साथ साथ इस पूरी सृष्टि का उत्थान के लिए हमें इन नसों से दूर होना होगा। आपके माँ बाप ने आपको ये शरीर दिया है और इस शरीर में ईश्वर विराजमान है। आप कोई भी चीज ऐसी वस्तु ग्रहण करते हैं तो आपका ईश्वर, जब आपके शरीर पर कोई गर्म चीज पड़ती है तो शरीर की चमड़ी जलती है, तो ईश्वर कितना जलता होगा अगर आप इस तरह के नसों के पदार्थों को सेवन करते हैं। आपकी माँ कितनी रोती होगी जिसने 9 महीने कोख में रखा और आप एक नाली की गंदी नाली में नशा करके पड़े हुए होते हैं। क्या इसलिए तो नहीं पैदा किया था? तो इस नशों से जितना दूर हो सकते हैं आप हो जाइए, नशे को छोड़ दीजिए। और नशा छोड़ना कोई कठिन नहीं। मैंने 6 क्लास से लेकर के हॉस्पिटल तक दारू पिया। 22 अप्रैल सन 2000 दिन में 2:30 बजे एक अपने आप से कमिटमेंट कर लिया कि जीवन में कभी दारू नहीं पीऊंगा, तो आज तक दारू नहीं। बहुत बड़ी बात है। ठीक है। और मैं कोई ऐसा नशेड़ी भी नहीं था। वो तो कभी होली दीपावली का जो पीजन हुआ इसमें थोड़ा बहुत पी लिया तो पी लिया, लेकिन वो भी तो करा था ना। तो वो भी तो ईश्वर को कष्ट पहुंचा रहा था ना। आप जितने सात्विक होते चले जाओगे उतनी ही आपके अंदर सकारात्मकता आती चली जाएगी, और जितनी सकारात्मकता आएगी उतनी ही आपकी काम, सोच ये एक अलग लेवल का हो जाएगा। आपका क्रोध कम हो जाएगा, काम करने में दिलचस्पी बढ़ेगी। आपके माँ बाप का नाम होगा, आपके घर का नाम होगा, तो आपके राष्ट्र का नाम होगा। यही तो चाहिए। बिल्कुल। कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो सर्विस बिफोर सेल्फ, सक्षम बनिए, समर्थ बनिए और देश की प्रगति में अपना हाथ बटाइए, ये मैसेज है परमवीर चक्र श्री योगेंद्र सिंह जी का। एंड हम बहुत ही इनके आभारी हैं, इनको धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने इतना कीमती वक्त हमारे संग बिताया आज और हमको इतना अपने ज़िंदगी, अपने लाइफ के बारे में बताया और इतनी अच्छी अच्छी बातें हम लोगों को बताई। धन्यवाद सर, थैंक यू आपका बहुत बहुत धन्यवाद।